सेटअप से पैसा नहीं बना, पैसा बना पोजीशन साइजिंग से हाँ और रिस्क रिवॉर्ड समझने से। अगर मार्केट नहीं बुलिश नहीं है, आई एम आउट। तो दोस्तों आज की बिग बुल सीरीज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उनका नाम है भरत झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला के दोस्त या रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन कोलकाता से हैं, बहुत पढ़ाकू हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मास्टर्स कर रखी है सिंगापुर जाके। उसके अलावा इन्होंने CMT चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है। फिर CFTE चार्टर्ड फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस कर रखा है, एक सर्टिफिकेट होता है। देन MSTA मास्टर्स इन टेक्निकल एनालिसिस का क्यों एक डिप्लोमा होता है, वो भी कर रखा है। देन लगा कि यार स्टॉक मार्केट अगर ढंग से सीखनी है तो कोई अलग कोर्स है तो वो भी देख लेते हैं। किसी अंग्रेज के साथ एक कोर्स भी किया, 7.5 लाख रुपए दिए, लेकिन 3 महीने में समझ लग गया कि इनको उससे ज़्यादा आता है तो छोड़ दिया। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब कदम रखा तो IPO से पैसा लगाया, इक्विटी में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, ऑप्शंस में भी अपने हाथ जलाए, तो हर तरह का प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर चुके हैं। लेकिन ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में बिना स्ट्रगल के भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं, पार्ट टाइम करके भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न लेके आ सकते हैं। बिग बुल सीरीज के इस पॉडकास्ट में देखिए कि क्या स्ट्रगल्स रहे इनकी लाइफ में, जहाँ पे एक पॉइंट इन टाइम पे उन्होंने मार्केट क्रैश में सारा का सारा कैपिटल निकाल लिया था, नुकसान करवा लिया था, पूरे घर वाले इनके खिलाफ हो गए, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। बिग बुल सीरीज में भरत झुंझुनवाला, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, झुंझुनवाला है आपके साथ है। ये तो काफ़ी लोग बोलते होंगे ना। हाँ, ये बोलते हैं ना। ओके, सो भरत जी, आई सीन आपका यूट्यूब चैनल, काफ़ी आप मेहनत भी करते हैं उस पर, एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, और एक चीज़ मैंने देखी कि आप बहुत रेगुलर है, मतलब ऐसा नहीं कि मन मर्जी आ गई कभी डाल दिया, यू वेरी रिलीजियस टुवर्ड्स इट। बट अच्छा, इस यूट्यूब चैनल को शुरू कितना समय हो गया है? फिर ये यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया था शायद 2012 में। और स्टॉक मार्केट जर्नी कब शुरू हुई आपकी? 2006 में। मतलब हाँ, मतलब हमने देखे हैं, गाबा जी भी उससे पहले थे, लेकिन बहुत कम है जो कि 2007 से पहले से हैं, 2008 से पहले से हैं। तो 2006 में मैंने शुरू किया था IPO मार्केट से। अच्छा। तो IPO मार्केट मतलब कि मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ ना, और बाहर से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया सिंगापुर से अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ओह वाह, कहाँ से? सिंगापुर में कहाँ से? CMC से। CMC, ओके। तो वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अपना, और वापस जब आया तो हमारी जो फैमिली है ना, पूरे मारवाड़ी फैमिली, एकदम टिपिकल जो मारवाड़ी फैमिली होती है, वो एक ही घर का बड़ा बेटा है। वैसे कोलकाता से हैं? हाँ जी, भरत जी। तो मतलब पूरा लाला था मैं, मतलब एकदम लाला बनना है, आके पापा के गले पे बैठना है, कुछ और कुछ तुम्हारे पास नहीं है ऑप्शन। घर का बड़ा लड़का है, फ्यूचर सेट है एकदम, मतलब बच्चा पालने में बैठा है, मेरा व्यापारी तैयार है बस। वहाँ मतलब आगे की सारी प्लानिंग पहले से हो चुकी है कि ये बंदा आके यहाँ गले पे बैठेगा, शादी हो जाएगी, फिर लाइफ सेट है, बिजनेस सेट है, लाला बना दिया पापा ने। तो वो बन गए, मतलब क्या ऑप्शन कुछ था नहीं काफ़ी, क्योंकि फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव है, बहुत स्ट्रिक्ट है। पापा आज भी बहुत स्ट्रिक्ट है। उस समय इन्वेस्टमेंट जो करते थे ना पापा लोग, वो जनरली FDs में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होता था, और LIC वगैरह उसको भी एक इन्वेस्टमेंट ही मानते थे। अच्छा। कि कोई नया स्कीम आया, वो एजेंट आके बता गया कि सर ये आया है, इतने साल के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसको भी एज एन इन्वेस्टमेंट लेकर इन्वेस्ट कर देते थे। तो मैं बोलता था कि यार मतलब कि कुछ पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, तो स्टॉक्स में भी अपने को डालना चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए अपने। क्या आप FD में कर रहे हो, उस समय 7% के आसपास कुछ मिलता था। हाँ, आज भी इतना ही है। तो मैं बोलता था कि 30% इसमें कट जाता है, हाँ, टैक्स आपके पास बचत के क्या आता है हाथ में। तो मैं वो पूरा नहीं, कुछ एलोकेशन स्टॉक में डालते हैं। ओके, इतनी हिमाकत। हमारे फैमिली में मेरे से पहले स्टॉक का एस भी कोई नहीं जानता था। अच्छा। और आज भी मेरे बात कोई नहीं करता है, मतलब कि ओह अच्छा, मतलब इतना कंजर्वेशन। हाँ, हम जॉइंट फैमिली है, मेरे 3 चाचा जी हैं और पापा, चार भाई की फैमिली है। तो हम लोग कुल 7-8 कजन्स हैं। तो अच्छा, उसमें और सब साथ में ही रहते हैं हम लोग। कोलकाता में हम लोगों की बिल्डिंग है, हम लोग साथ में रहते हैं। क्या बात है। तो वो एक ही मैं ही हूँ आउट ऑफ द, जिसको बोले नहीं तो फिल्मों में देखते ना अपन,
जैसे पुराने बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, लेकिन जैसे आमिर खान एक गरीब परिवार से अमीर घर की बेटी और सारे रिश्तेदार उसके अगेंस्ट होते हैं, तो आपके खिलाफ सारे रिश्तेदार खड़े नहीं हुए कि क्या जा रहा है बेटा तू स्टॉक मार्केट में? वो तो अभी भी रहते हैं कि अभी भी मेरे को बोलते हैं यार तुम यू आर वेस्टिंग योर टाइम खराब कर रहे हो। ओके। ठीक है, अब ये पैशन है, एज ए पैशन ले रहा हूँ, ठीक कोई। तो मैंने बोला कि पापा को कि यार अपने चलो आईपीओ बिजनेस बहुत अच्छा है, और 2006 की बात है, अच्छे आईपीओ आ रहे 2007 2006। मैंने बोला आईपीओ बहुत अच्छे लिस्ट हो रहे हैं, और लिस्ट हो रहे ट्रिपल डिजिट जाते हैं, इसमें कुछ लगाना चाहिए। तो बहुत मेहनत मुशक्क़त करके बोले कि ठीक है ले तू 10 लाख रुपए ले लगा। पिताजी ने? हाँ पापा ने। बट आपको पहले तो मुझे ये बताओ, मैं सॉरी काट रहा हूँ आपको, कि आपको उस टाइम पे जब माहौल ही नहीं है घर पे, तो आपको पता कैसे लगा कि आईपीओ कुछ होता है? नहीं, मैं तो पढ़ के आए थे? फाइनेंस का ग्रेजुएट। दैट हेल्प्स। वो माँ बाप कहेंगे गलती कर ली पढ़ा के। तो पापा ने कहा कि ठीक है चल पढ़ा लिखा है, शुक्र है। चलो करो। गुड। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे आईपीओज में एलोकेट करना शुरू किया। अच्छे लिस्टिंग हो रहे थे सब ट्रिपल डिजिट। मेरे को अभी भी याद है मुंद्रा पोर्ट्स था जो ट्रिपल डिजिट लिस्ट हुआ था, तो इस तरह से लिस्टिंग अच्छी हो रही थी। 2006 से जो हम लोगों ने शुरू किया, 2007 में गए, और सिर्फ आईपीओ, उस समय सिर्फ आईपीओ का ही काम करते थे, तो करीबन 40-45% का रिटर्न मिला। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 साल के अंदर 51% के रिटर्न हो गए थे। तो मैंने पापा को बोला देख लो, 10 का 15 हो गया, ये धंधा इसे बोलते हैं, आप लोगों का क्या आरओआई है, इसको आरओआई बोलते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, चलाए रख। क्या बात, उस टाइम तो बहुत बड़ी बात है, 10 साल 15 लाख कर दिया। नहीं, वो एक्चुअली आईपीओ मार्केट ही फ्रेंची था। जो भी लिस्ट हो रहे थे मेरे ख्याल से डबल डिजिट से तो नीचे लिस्टिंग नहीं हो रही थी। तो पावर ग्रिड मेरे को याद है 93-94% पे लिस्ट हुआ था। मुंद्रा पोर्ट 117-116% पे लिस्ट हुआ था खुलने के बाद। तो सेम मतलब जिसको लिस्टिंग गेन्स बोलते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद ग्रे मार्केट में भी आईपीओ जो होती थी कि पहले ही सौदा कर लेते थे, तो वो भी सब था, तो उससे फ़ायदा फाइल एक्सचेंज कर लेते थे पहले एकदम। तो वो सब चल रहा था, तो अपनी भी चल रही ठीक है। अब अपने को सब एक माइंडसेट बन गया कि भाई अब जो है ना तुमने मार्केट को क्रैक किया है, ठीक है, कि अब क्योंकि 40-50% बना रहे हो बस, और क्या धंधा इसी को है, और धंधा इसी को बोला जाता है। मैंने तो कर दिया। क्या टेक्सटाइल वेक्सटाइल में पड़ा है, ठीक है, 10-12-15% का आरओआई पड़ा हुआ है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ओह गॉड। तो आगे बढ़े, ठीक है चल रहा है। फिर अपने सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, ब्रोकर को फ़ोन करके कि यार बताओ कोई अच्छे स्टॉक्स हैं तो अपने सेकेंडरी मार्केट में भी डालते हैं। तो उन्होंने भी बताया ठीक है सर, ये रिलायंस पेट्रो है यार, कुछ ऐसे कुछ स्टॉक्स उन्होंने बताए। तो अपने बैलेंस शीट वो वगैरह सब देख लेते थे। कहाँ से देखते थे? वो जो रिपोर्ट्स आती थी, एनुअल रिपोर्ट्स आती थी। अच्छा, क्योंकि तब नेट इंटरनेट कुछ था नहीं, था लेकिन बहुत कम था। मतलब कि ये मनी कंट्रोल थे वहाँ पर, लेकिन अभी जितना पॉपुलेटेड है उतना नहीं है। तो देख लेते थे ठीक है यार, अच्छा है, रेशियो अच्छा है ये। फिर ब्रोकर से भी पूछ लेते थे, उसके नॉलेज में जितना था वो बता देता था कि ऐसा ऐसा है या जो है। तो ठीक है, उसमें भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दी धीरे में, उसमें भी अच्छा मिलने लग गया फ़ायदा। रिलायंस कम्युनिकेशन में मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरे को याद नाम भी याद है अभी, जय कॉर्प में यूज़ किया था, बजाज हिंदुस्तान में डाला था, पुराने घाव हैं ये। तो ये सब में डाला, अच्छा फ़ायदा हो रहा था, ये सब में भी। तो ये सब भी बढ़ रहे थे एकदम, मतलब 30% 40%, मतलब पूरा बुल मार्केट फ्रेंजी मार्केट था, मतलब कि एकदम दिल खुश करने वाला मार्केट। यूनिटेक एक ऐसा स्टॉक था, तो अभी तो लोग जानते ही नहीं हैं। तो ठीक है चल रहा है, अपने भी है एक सेट माइंडसेट बना लिया था कि अब इसको फुल टाइम करना है, मतलब इसी में करना है, रोजी रोटी इसी में बनानी है, और धंधा वंदा है जो भाई लोग देखेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2008 आ गया। सबके लिए आया, और सबके लिए क्या क्या लेके आया। तो 2008 जब आया, मार्केट क्रैक करना शुरू किया। अच्छा, उस समय मुझे याद है आर पावर का आईपीओ, आर पावर का आईपीओ, और मुझे अच्छी तरह से याद है सरस्वती पूजा वाला दिन भी था वो, जिस दिन वो लिस्ट हुआ था, मेरे को बहुत पर्टिकुलरली याद है। तो हम लोगों ने उसमें लगाए थे, और घर के उस समय एलोकेशन भी मिल जाती थी, घर के जितने बंदे होते थे, मम्मी पापा चाचा जी, सबके फाइल में लगा देते थे। उसकी एलोकेशन मिल गई सबको, और वो जब लिस्ट हुआ उसके बाद जो उसकी पिटाई हुई, उसके बाद पूरा मार्केट ही क्रैक कर गया एक तरह से, आप समझो। ब्रोकर को पूछा तो ब्रोकर ने सर टेम्पररी है, रिकवर तो करेगा, कहाँ तक जाएगा नीचे। हम लोग बोले ठीक है कहाँ तक जाएगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ना, उसको एवरेज आउट करना शुरू किया। ओ जो सेकेंडरी मार्केट में जाके, हाँ, जो स्टॉक ले रखे थे
और जो IPO में भी थे उनको भी एवरेज आउट करना शुरू किया कि ठीक है नीचे एवरेज डाउन है। हाँ, तो नीचे लो और नीचे गया और नीचे लो। तब वो जो 10 लाख रुपए जो 15 लाख रुपए जो प्रॉफिट बने थे वो तो ख़त्म था पूरा। इतना कॉपी डाल दिया आपने? हाँ, तो वो तो साफ ही हो गया था, मतलब जो ऊपर नीचे गिरा था तो अच्छा। वो वापस 7-8 पे आ गया था मेरा अच्छा, पोर्टफोलियो। कैपिटल को भी काट दिया उसने। कैपिटल को काट दिया, घर से नुकसान। हम्म, तो एवरेज कर रहे हैं कि ठीक है चलो कहीं तो रुकेगा, लेकिन जो नया पैसा। नया पैसा। ओहो। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए पैसे की कमी कभी मेरे को तो नहीं हुई, क्योंकि बिजनेस पापा का अच्छा था। हाँ। और मतलब वैसे मॉनेटरी क्रंच कभी हुआ नहीं कि आज भी नहीं है, और भगवान के दया से मतलब कोई सैड स्टोरी नहीं है हाँ, कि एकदम, हाँ ऐसा कोई ऐसा सैड स्टोरी नहीं है कि 10 रुपए लेके मतलब अफोर्ड कर सकते थे, एकदम ये कर सकते थे, इसलिए ऐसा नहीं कि हर एक को करना चाहिए। नहीं। आप कर सकते थे बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। बिग, हाँ। तो डाल रहे थे, तो फिर मतलब कि देख रहे हैं कि रुक रहा ही नहीं है कहीं नीचे। तो फिर वो फंडामेंटल्स देखना शुरू किया कि क्या है, हुआ क्या फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ी दिखने। जब तक दूसरा क्वार्टर नहीं आएगा फंडामेंटल तो ठीक ही है पहले क्वार्टर के। तब तक तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो भी मेरे को लगा कि नहीं यार, अब एक बार तो निकल जाए कि ये कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके गिरेगा, पता नहीं है। एक बार खाली करते हैं, पूरा टोटल पोर्टफोलियो निकाला। तो उस समय करीबन 8-9 लाख का लॉस हम लोगों ने लिया था। मतलब जो प्रॉफिट बनाया था वो भी गया था और घर से भी 15 में से 8-9 हाँ लॉस लिए थे हम लोगों ने। तो घर से जो गया था वो भी गया। हाँ। तो अब तो वो जो पापा को जो सीना टान के बोले थे ना कि धंधा यही होता है, अब तो सारे चाचा ताया जी भी आगे होंगे। सब बोले कि अब क्या हुआ तुम्हारा धंधा। मैंने बोला ठीक है यार, मतलब मार्केट ही ओवरऑल ख़राब है, यही बोल देंगे क्या कि मेरे साथ अकेले के साथ तो हुआ नहीं है, ये जो हुआ है पूरे मार्केट के साथ ही हुआ। बोले उससे मतलब नहीं है, पैसा हमारा गया है, घर का तो गया है, अब पूरे मार्केट का क्या गया नहीं गया मेरे को पता नहीं एक्चुअली। तो हम लोग बोले ठीक है यार, उसको वापस FD में डालो। लेकिन ये तो पता था ना कि मार्केट से पैसा बनता है ना। तो अब यहाँ पर चोट खाए हुए थे, तो फिर मार्केट जब रिकवर होने लग गया तो ये मेरी लाइफ की दूसरी गलती मैंने करी। वो रिकवरी कैसे करना है लॉस के पैसे को, उसके बारे में सोचने लग गया। फिर यहाँ पर आ गए ना टिप्स और कॉल वाले। ये कौन सा साल है? ये है 2009। ये जो घाव 2008 में दिया था, हाँ। उसको 1 साल लगा गैप दिया आपने या नहीं? ध्यान वहीं था मार्केट पे? नहीं, मार्केट में ध्यान था। हाँ। क्योंकि नुकसान हो गया ना, वो तो भूलेंगे नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग बोलिए या कुछ भी बोलिए, मतलब पैसा निकालना है हाँ वापस। बस ये था कि भाई अपना कैपिटल जो है कम से कम वापस किसी हाल में निकाल ले। फिर कॉल टिप्स इंटरनेट पे खोजते थे कि हाउ टू रिकवर योर लॉस या कुछ। अच्छा। तो कॉल टिप्स वाले दिखते थे कि यार इन्होंने इसमें 70% बनाया, इसमें 80% आया मुर्गा आया। यही है और क्या है। तो फ़ोन किया कि सर ऐसा हो सकता है? मतलब सर बिल्कुल हो सकता है, आज ही मैंने 10 लाख के 7 बना के दिए हैं। 10 लाख के 10 लाख के 7 लाख बना के दिए हैं। वाह। तो मैंने बोला कि यार एक दिन में 10% आप लोग निकाल रहे हो। बोला सर आपको स्क्रीनशॉट भेज दे, आपको ये भेज दे, आप देख लो। ये तब से चलता आ रहा है, मतलब हिस्टोरिकल? हाँ, आपको ईमेल में भेज देते थे। वाह। कि मैं आपको ईमेल में बता देता हूँ। अच्छा, एक्सेल का डेटा देते थे आज भी देते हैं। कि ये देखिए हमारा एक्सेल का डेटा है। तो उस समय सर कौन इतना जाने नहीं जाने, ठीक है आप कॉल दो मैं लूँगा। तो वो उन्होंने देना शुरू किया कॉल वगैरह। अच्छा, आप बोलते थे ये खरीद लो। जब तक हमारे पास आती थी रेट्स जो थे ऊपर पहुंच ही जाते थे, मतलब कि 1-2% 3% ऊपर पहुंच जाते थे, फिर भी हम लोग ले लेते थे। 10 में से 1 में प्रॉफिट होता था और 9 में नुकसान। ओह माय गॉड। 2-3 महीने में मैं समझ गया कि अगर इस तरह से अगर लगा रहा। ये घर वालों को पता था आपके? नहीं, ये घर वालों को नहीं पता। पैसा कहाँ से लाए थे? पैसा वही जो 10 पापा ने। अच्छा, पड़ा हुआ था। हाँ, सारा बड़ी दिक्कत में, मतलब मैंने बोला कि यार बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब बहुत ज़बरदस्त मिस्टेक कर बैठे हैं। तो वहाँ पर भी बंद कर दिया कि छोड़ो। फिर ऐसे ही दोस्त यारी में जो मिलते थे, जैसे मेरे फ्रेंड लोग वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं जो भी। तो उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाओ। हाँ, टेस्ट मैच खेलो थोड़ा सा। और अगर स्टॉक में डायरेक्टली आपको करना है तो लार्ज कैप्स में करो, बड़े बड़े कंपनीज में करो। ये एडवाइस तो आज भी हाँ ठीक है, सेकंड वाली ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके लॉस जो है वो हो सकता है तुरंत रिकवर नहीं हो, ओवर द टाइम जब मार्केट बढ़ेगा तो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने फिर वो 2009 एंड की बात है, तो फिर म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर दिए।
उस समय ये SIP ये सब कॉन्सेप्ट मैं नहीं जानता था, तो जो भी था कि कभी 1 महीने में कर दिया, कभी 2 महीने में कर दिया जैसे। और स्टॉक्स में जैसे MRF है या रिलायंस इंडस्ट्री है, ये सब बड़े बड़े टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, जो नाम जानते थे इस्तेमाल करते थे हाँ, या कुछ, तो उनमें डालना शुरू कर दिया। तो अच्छा 2009, 2010, 2011 वेरी गुड, मतलब कि मार्केट भी अच्छा रहा और हमारे पोर्टफोलियो भी अच्छे, म्यूचुअल फंड में भी बढ़े और इसमें भी बढ़े। इसमें बीच में 3 साल में कुछ ऐसा नहीं किया, चल यार थोड़ा जल्दी कमा के देखता हूँ, कुछ अलग करता हूँ? उसके बाद किया है। नहीं, बट 3 साल अपने आप को पेशेंट रखा आपने? पेशेंस मतलब कि कैसे? ऊपर जब 10-12% ऊपर बढ़ जाते थे तो वही करते थे कि उसको निकाल देते थे, और फिर जब वो वापस 2-3% नीचे करेक्ट होता था तो वापस ले लेते थे। देखो, जो नॉर्मल एडवाइस होती है स्टॉक मार्केट में, जो किसी को भी, जैसे अपने रिश्तेदार को कोई पूछता है अपने, या जान पहचान वाले पूछते हैं, हम कह देते हैं कि भाई लार्ज कैप में कर ले, ये 5 स्टॉक है, उसको नहीं पता लार्ज कैप, उसको हम 5-10 स्टॉक बता देते हैं कि भाई ये तेरे अच्छे स्टॉक हैं, तूने यूज़ भी किए होंगे, कभी कोलगेट यूज़ करता है, HDFC बैंक जाता है, या स्टफ लाइक दैट। यही इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, या आप साथ में कुछ सीख भी रहे थे? नहीं, अब मैंने अभी सीखना शुरू नहीं किया था। तो ये दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के बेस पे, मतलब लेके दोस्त से पूछ के या ब्रोकर से बात करके, ब्रोकर से पूछ कर कि ये कोई अच्छा लार्ज कैप स्टॉक बताओ। ठीक। तो वो बता देता था रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा है, या आप टाटा स्टील ले लो, सेल ले लो, तो ये सब बड़े कंपनीज। तो अब सब ले लेते हैं या कैसे डिसाइड करते कौन सा लेना है? नहीं, तो जो बोलते थे जितना हाँ। तो लेकिन बस लार्ज कैप में रहता था, 10-12-15 स्टॉक में रहते थे कि बस इसी को बढ़ाना है। तो अब कि कभी उसमें स्टॉक ऊपर चढ़ जाते थे, कोई स्टॉक नीचे आ जाते थे। ऐसे IT में इन्फोसिस लिया हुआ था, TCS लिया हुआ था, सत्यम भी लिया हुआ था। तो वो सब ऐसे, तो ठीक है, तो अच्छा चल रहा था, पोर्टफोलियो वाज वेरी गुड। इसमें अब ऐसा लग रहा था कि हाँ अपना रिकवरी हो ग्रीन में दिखता है ना जब प्लस इतना नहीं, परसेंटेज। उस समय देखने का सीन ही नहीं था उस समय। अपने ऐसे नॉर्मल टिकर देख ही नहीं सकते थे, पता ही नहीं चलता। तो ये कहाँ देखते थे फिर? ये सुबह पेपर में दूसरे दिन देखते थे, या रात को CNBC पे। तब एप्स तो थी ना, लेकिन एप्स थी लेकिन अपने को इतना एक्सपोजर नहीं अच्छा, था। ब्रोकर के साथ ही काम कर रहे थे, आपको क्या? और मोबाइल ओएल भी जो थी तो इतने एडवांस नहीं थे। अच्छा। हम लोग को ब्लैकबेरी यूज करते थे, तो उसमें वो सब ब्राउजर स्मार्टफोन भी इतने अच्छे नहीं, कंप्यूटर पे यूज करते। कंप्यूटर होते हैं किसके पास? हाँ, कंप्यूटर भी होते थे, तो वो उसमें वो मनी कंट्रोल या कुछ भी जो जनरली CNBC, जो टीवी जब देखते थे ना तो उसी समय उसमें देख लेते थे। अच्छा, बाहर बढ़ गया, नीचे टिकर जब आता था तो कहीं कॉपी पे लिखते थे? आज नहीं, वैसा नहीं लिखते। कैसे याद रहता था? मतलब कि ये याद रहता था कि ये इतना लिया हुआ है एवरेज में, मोटा मोटी तो देख लेते, हाँ ऊपर है ना, ठीक है, मन में शांति कि इसी रेंज में घूम रहा है या कुछ भी है, ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए, यही मन में रहता था। क्या बात है। तो फिर ये चल रहा था। तो 2012 में जब हम लोग एंटर किए तो वो ये ब्रेक्सिट वाला लफड़ा आया था यूरोप में, तो वहाँ पर भी मार्केट करेक्ट हुआ था। हाँ, हल्का, इतना बहुत ज़्यादा नहीं, बट हुआ था। हाँ, तो उसमें भी अब उसमें क्या होगा कि पेशेंस रहता नहीं है। अब आपके जब पोर्टफोलियो में जब 10-20% बढ़ गया, अब वहाँ से 2-3% भी गिरने लग जाता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों गिर रहा है। अब पेशेंस है नहीं, और आपको डर लगने लग जाता है कि कहीं वापस 2008 जैसा नहीं हो। और टीवी पे आप देखोगे, मीडिया में देखोगे, ऐसा हल्ला मचा रखा था कि अगर छोड़ देगा यूरोजोन तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। ओह शिट। तो डर के हमारे एक दिन ब्रोकर को फोन किया, भाई तू सारा बेच। सारा ही बेच दे, सारा बेच दे, जो है लेकर बुक करते हैं, तो स्टॉक सारा बेच। शेयर आया। हाँ, तो क्योंकि अब ये मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड, आप देख रहे हैं टीवी पे जो भी है सब आके आपको ये बोल रहा है कि नहीं देखो ये ख़त्म हो जाएगा, लाइक देयर इज़ नो टुमारो, मतलब लगता है आज ही ख़त्म हो जाएगा सब। तो निकल जाओ, ये हो जाओ, तो अपने ठीक है निकल जाओ भाई। देखो मैंने ब्रोकर को बोला साफ कर पोर्टफोलियो, वापस FD में डालते हैं, जब मार्केट का रवैया ठीक होगा उस समय वापस लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट है ना वापस बढ़ गया ऊपर, जैसे हम लोगों ने निकाला। यही होता है 10 में से 9 लोगों के साथ यही होता है, जैसे निकालते तो मार्केट बढ़ गया। तो फिर उस समय धक्का लगा कि यार मतलब कि ये क्या है, हाँ गलत हो रहा है, मतलब कि यार अपने या तो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेड कर रहे हैं, तुक्केबाजी, मतलब ये दिस इज नॉट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये तुक्का है एक तरह से, या गैम्बलिंग जिसको पापा लोग बोलते हैं कि वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर सट्टाबाजी जो था वही कर रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं आप सीखते हैं, वो 2012 में 2013 में बोला अब सीखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस उस समय नहीं जानता था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कुछ भी, ठीक है सीखना है। तो इंटरनेट पे सर्च किया कि हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू लर्न, तो फिर ये टेक्निकल एनालिसिस शब्द आया। उसके पहले हम लोग फंडामेंटल ही समझ के थे कि हाँ बैलेंस शीट से ही काम होता है या उसी से काम होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस देखा कि यार ये क्या चीज़ है, देखे तो सही।
तो इस पर क्लिक किया तो पता लगा कि भाई प्राइस भी कुछ होता है, कैंडल स्टिक्स दिखना शुरू हुई। ओहो। और मिली कि हाँ कुछ, और इसको देख के ना ऐसा लगा कि यार कुछ है, मेरे लिए है लग रहा है। हाँ। ऐसा किक लगा, तो बोला यार इसको सीखते हैं। तो अब सीखने के लिए लोग ढूंढे, कहाँ मिलते हैं उस टाइम पे? थे ऑनलाइन बहुत थे, ऑनलाइन भी सिखाते थे, ऑफलाइन भी सिखाते थे। अच्छा, इंस्टीट्यूट वगैरह होते इंस्टीट्यूट में थे, और लोग बाग अलग भी सिखाते थे खुद थे? यूट्यूब पे तो कुछ खास था नहीं, नहीं, ये कंफर्म यूट्यूब तो था ही नहीं, समझिए। हाँ। यूट्यूब पे तो जो एडवर्टाइजमेंट मतलब जो होती थी वो वेब पे एडवर्टाइजमेंट होती थी, या आप समझो वो BSc पे जो लोग अपने फोटो डालते थे, या टीवी पे जैसे हम लोग देखते थे कि ये कोई आया है जो हाँ। टेक्निकल के बारे में बात कर रहा है। हाँ। तो फिर उन्होंने जैसे बात की कि भाई अपना वेबसाइट दिया, तो उनके वेबसाइट पे जाके देखे कि ये सिखाता भी है क्या। गए उनके वेबसाइट पे, देखा कि हाँ भाई सिखा रहे हैं, ट्रेडर बना देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, 1 साल का 2 साल का प्रोग्राम है, प्रॉपर कॉलेज की तरह पढ़ाई होगी। बड़ा एक्साइटेड होता है ना तो बंदा। बहुत पूरा ज़बरदस्त। और फिर उन्होंने बात करी कि भाई सीखना है सर। बोली हाँ सीखो, हम लोगों इतना रुपए, मैं फिगर भी डिस्क्लोज कर देता हूँ आपको, 7.5 लाख रुपए लगेंगे। ओ तो 2012 2012 7.5 लाख रुपए। तो 7.5, एक मिनट मुझे डाइजेस्ट कर लेने दो, हजम कर लूँ मैं पहले। हम B2C मतलब रिटेल टू रिटेल बात कर रहे हैं ना, हाँ, कि कंपनी को नहीं सिखाना है, क्लास की बात नहीं हो रही है, एक बंदे को सिखाने एक के बंदे को। 7.5 लाख रुपए, साल 2 साल। 1 साल साल। 1 साल का कोर्स था। हाँ, सबसे पहले यही कि सर ठीक है 7.5 लाख दे देंगे, इसको रिकवर कर पाएंगे क्या सीखते सीखते। बोला हाँ सीखते सीखते रिकवर कर लोगे। नहीं हुआ तो ये सवाल नहीं आया? सर देखिए उस समय वो सब नहीं पूछते थे, ठीक है। एक कोई बंदा को आप टीवी पे देख रहे हो ना, तो अच्छा। एक रेफरेंस आ जाता है कि नहीं ये अगर पहुंचा है वहाँ पर, वहाँ बैठा है, तो ये कुछ तो मैन ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। तो ठीक है सर आप जो बोल रहे हो ठीक है, हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर हो जाए। बोला हाँ हम आपको ट्रेड सेटअप वेटअप बता देंगे, जिससे आपके सीखने के दौरान ही आपका रिकवर हो जाएगा। तो मैंने नुकसान क्या है, ठीक है जब रिकवर करा ही देंगे तो नुकसान क्या है। पहले उनका छोटा कोर्स लिया, छोटा प्रोग्राम एक लिया हम लोगों ने कि, और हम 3-4 जन थे, मुंबई के भी थे, एक हैदराबाद का भी मेरा फ्रेंड था। 30 लाख का क्लास बन गया उसका, पूरा पैकेज बन गया उनका। ओए होए 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 होए। तो छोटा प्रोग्राम लिया, छोटा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा। ये छोटे प्रोग्राम में वो अपने बड़े प्रोग्राम की बात करते थे। तो फिर बड़ा प्रोग्राम भी ज्वाइन किया। 3 महीने के अंदर पता लगा कि बुरा कट गया है सर। थोड़ा बहुत आइडिया पहले होना शुरू हो गया होगा 3 महीने से पहले भी, लेकिन 3 महीने में कंफर्मेशन आ गई होगी। हाँ 3 महीने में कंफर्म हो गया कि यार इसमें पूरा कट गया है। हम लोगों ने भाई पूछा कि सर जो पैसे दिए हैं वो वापस मिल सकते हैं, मतलब कि आप प्रोरेटा बेसिस पे काट लो, 3 महीने जितने आपने हाँ 25% काट लो, बाकी हमको दे दो। मैंने नहीं, नो रिफंड पॉलिसी है। ठीक है, हम लोगों की भूल थी, हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया, हम लोगों ने। बट ऐसा क्या पता लगा आपको कि ये सब टाइम वेस्ट है? सर देखिए वहाँ पर जो सीख रहे थे वो प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक के बारे में जो चीज़ सीख रहे थे वो मार्केट में अप्लाई भी कर रहे थे। अब बहुत लोग हो सकता है कि अप्लाई नहीं करते, लेकिन हम तो कर रहे थे। आप पहले से कर रहे थे हाँ, उस चीज़ को कि भाई वो जो बता रहा है एक बार करके देखे। तो वो जो सिखाते थे वहाँ जाके करते थे मार्केट में, तो वो काम नहीं करता था, किसी भी हाल में काम नहीं कर रहा है। ओह, तो हम लोग सोचते थे यार या तो हम लोग के पास नॉलेज पूरी नहीं है तो थोड़ा टाइम देते हैं। चारों अलग अलग अप्लाई करके देख रहे थे या इकट्ठे बैठ के देख रहे थे? नहीं, हम लोग अलग अलग ही थे। वो मुंबई तो किसी में का था। भी नहीं चला? हाँ किसी का भी नहीं चला। ओके, फिर तो हाँ। तो फिर 2000 ये फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मतलब कि अब तो हद है, 7-7.5 लाख रुपए लग गए जो लग गए, छोड़ो, एज ए लर्निंग लेते हैं और मूव ऑन करते हैं। तो उस समय ना जिनसे सीख रहे थे ना उनके रेफरेंस से पता लगा कि CMT जो चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन कोर्स है, ये एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन है। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, जब सोच ही लिया है पढ़ने का करने का, तो उसको करेंगे। मतलब आप फुल इन थे यार? हाँ, मैंने सोचा था कि यार मतलब कभी आया नहीं कि पैसा 2 बार गवा चुका मैं? सर वो मैं नहीं सोचता, मैं सोचता था कि पैसे बनते हैं, और एक तरह से ऐसा तो नहीं कि एक बंदे में जुनून आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो हमेशा, ऐसा तो नहीं हो गया था? अभी चलो अपन सक्सेसफुल है, हाँ, लेकिन उस टाइम पे अगर 100 भरत शुरू करते अपने आप को जर्नी, तो सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सर इसमें देखिए मैं ये मानता हूँ ना कि अपने को ना वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पीछे की तरफ नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि मेरे को सबसे बड़ा बैकिंग क्या मिला, कि पीछे जो वो दिक्कत नहीं थी कि अगर मैं इसमें फेल हो जाऊँ
तो कल शायद खाने को पैसा नहीं है। वैसा कभी सोच था नहीं, ठीक है अपना बिजनेस है साइड में, अपने को ये लगता था कि चलो आप उड़ा नहीं रहे थे, आप वेस्ट नहीं कर रहे थे पैसा, आप कोशिश सीखने की कर रहे बस यही। फिर मैंने CMT के लिए एनरोल किया। मैंने बोला कि नहीं मैं सीखूंगा, अभी प्रॉपर जाना है एकदम। तो फिर CMT मेरी चल रही थी, तो वहाँ से डायरेक्शन मिलना शुरू हुआ। थे। अच्छा। जैसे बाहर के जो किताबें जो थी, जैसे जॉन मर्फी की किताबें या मार्टिन प्रिंग, तो इन लोगों की किताबें वो जैसे करिकुलम में आती थी, तो वहाँ पढ़ते थे, उन किताबों को करिकुलम में पढ़ते थे। एलियट वेब के बारे में सीखा। अच्छा, एलियट वेब, हाँ। फिर RSI जब उठ के आया नाम, इंडिकेटर। हाँ इंडिकेटर, तो RSI में काफ़ी एक्साइटेड हुआ RSI को भी लेकर कि क्या है। तो नेट पे सर्च किया तो एंड्रू कार्डवेल जो RSI के अभी लास्ट ईयर उनका निधन हुआ है, तो उनसे मैं कनेक्ट किया। मैंने, मेरे को RSI काफ़ी अच्छा लगा। वो कनेक्ट किया एज इन लाइक कांटेक्ट किया उसको? हाँ कांटेक्ट किया उनके साथ कि सर सीखना है। वाह। तो उन्होंने बोला हाँ सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे स्काइप पे रात को सीखता था, मतलब कि डोंट टेल मी। हाँ मैं नहीं मानता। एकदम। जिन्होंने RSI बनाया, क्या नाम था उनका? एंड्रू कार्डवेल। एंड्रू कार्डवेल। RSI नहीं बनाया उन्होंने, RSI वेल्स वाइल्डर ने बनाया था। वेल्स वाइल्डर? हाँ वेल्स वाइल्डर जूनियर ने RSI बनाया था। ये किस सन की बात होगी, कितना? 19 बहुत पुरानी बात है। उनकी एक किताब है न्यू कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, उन्होंने निकाली थी। क्या बात? 78 या उसके भी पहले। तो उसमें उन्होंने ये RSI ADX जितने इंडिकेटर जो सुनते हैं ना अपने पैराबोलिक SAR, उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो RSI को कार्डवेल ने ना थोड़ा हट के, मतलब उसको जो किताब में लिखा हुआ था उससे हट के थोड़ा अनकन्वेंशनल थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया हाँ। उसको। तो उनसे मैंने सीखा मैं स्काइप पे सीखता था रात को उनसे, क्योंकि उनका वहाँ पर US में रहते थे, तो उनका वहाँ पर सुबह होता था अपना यहाँ तो पर। क्या 1-to-1 सेशन होता था? 1-to-1 नहीं, ग्रुप में 2-3 जनों के साथ होता था। अच्छा। तो इन्होंने कितना फीस लिया? इनका फीस था 3 महीने का $3500। तब डॉलर 50 रुपये का होगा। हाँ 60 रुपये का। इनको अच्छा खासा पैसा है ये भी, 10-11 लाख रुपया हो गया ये। हाँ जी नहीं 3500 या 35,000? $3500। 3500 3 महीने का लेते थे। 1-1.5 लाख हो गया। हाँ तो वो हम लोग कंटिन्यू रखते थे। और वो सिखाएंगे क्या, RSI या इंडिकेटर सारे? नहीं सिर्फ RSI। सिर्फ RSI 3 महीने? सिर्फ RSI। इतनी शिद्दत से RSI सीखने में क्या प्यार हो गया आपको? जुनून था। अच्छा। और उस समय एक्चुअली क्या ना कि कोई भी आप देखो ना, कोई भी नया प्लेयर अगर मार्केट में आता है ना, तो सबसे पहले इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा, हाँ शुरू में तो इंडिकेटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। यही है लगता है, यही क्रैक है, यही कोड है, इसी में पैसा है। तो अपने को भी लगता था ऐसा ही है कि इसी में है, जो है यार ये 70 के ऊपर जा रहा है, मार्केट करेक्ट हो जाएगा, 70-30, 80-20, 60-40 यही चलता है। तो ठीक है, सीखे उनसे एक्सपोजर मिला उनसे मार्केट में, और US मार्केट का भी एक्सपोजर मिला, क्योंकि वो ज़्यादातर US यूरो USD में ट्रेड करते थे, कमोडिटीज़ मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करते थे, तो वहाँ का एक्सपोजर भी मिला। उसके बाद जब वहाँ से ख़त्म हुआ, उनसे सीख लिया, उसके बाद फिर मार्केट में ट्राई करना शुरू किया, फिर वही नहीं चला। ओ लेकिन अब ये था कि अब इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, अब डिसीजन इन्फॉर्म्ड है। हाँ कि थोड़ा अच्छा हुआ है। फिर CMT भी पढ़ रहे थे। फिर ऐसे जब ये हम लोगों की ना हर एक मंथ में एक मीटिंग होती थी। बड़े पढ़े लिखे स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो यार आप। अभी 3 डिग्री और की है मैंने इसके बाद, सिर्फ CMT नहीं है। CMT एक डिप्लोमा था या डिग्री थी? नहीं डिग्री है, सर्टिफिकेशन, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। अच्छा सर्टिफिकेशन है। हाँ। बट दिस इज आप घर से पढ़ाई कर सकते हो, बस एग्जाम देना होगा। हाँ USA का सर्टिफिकेशन है ये। अच्छा। तो फिर वो इन लोगों का ना हर महीना मीट होता था उस समय, कि हर एक सिटी के एक चैप्टर बने हुए होते थे, कलकत्ता चैप्टर, मुंबई चैप्टर, हैदराबाद चैप्टर, तो वहाँ पर मीट होता था। कितने को लोग होते हैं एक शहर में? 20-25 लोग आते थे। CMT जो कर रहे हैं या कर चुके हैं। अच्छा। और एक स्पीकर आता था, तो वो प्रेजेंटेशन देता था। क्या डिस्कशन क्या होती थी? मतलब कि यही कोई सिस्टम, कभी सिस्टम के ऊपर, या कोई ऐसे ही आपका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोई मतलब वो नॉर्मल 3-3.5 घंटे की डिस्कशन होती थी। वाओ। तो जैसे वहाँ पर मिलते थे लोगों से कि यार आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ पर लोग बोलते थे कि यार तुम सिर्फ CMT कर रहे हो ना, तो सिर्फ CMT में हो सकता है तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं मिले, एक और डिग्री होती है CFTE बोल के होती है। CFTE यस, E छोटा होता है, CFT बड़ा होता है, इतना पता है मुझे बस। बोला आप ये वाला करो। हाँ, आप दोनों साथ में करो, मोरलेस सेम है, लेकिन आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। मैंने देखा, बोला ठीक है यार कर लेते ये हैं। भी सर्टिफिकेशन है? हाँ ये भी सर्टिफिकेशन है। तो ये मैंने एनरोल कर लिया। फिर वहाँ जाते थे, फिर एक
एक बंदे ने बोला कि MSTA भी एक है, मास्टर MSTA, MSTA, ये नहीं सुना मैंने। ये लंदन वाला है, ये लंदन क्या का फुल है। फॉर्म क्या है इसकी? ये है मास्टर MSTA है सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उत्तरी। और ये है मास्टरी कोर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। वाओ। तो ये वहाँ पर ये भी हम लोग मैंने किया कि ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं। 13-14 तक ये तीनों सर्टिफिकेशन मेरे पास हो गई थी। अब मैं पंडित बन गया था, डॉक्टर। अभी आप मेरे विजिटिंग कार्ड में आपको दिखाऊंगा ना, तो उसमें मैंने नीचे लिख रखा है सारा CMTA, CFT, MSTA, MFTA सब कुछ लिख रखा है। वाओ यार, दैट्स इंप्रेसिव। मतलब किताब बहुत पढ़ ली, लेकिन अभी भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। पर ठीक है ना, शुरू का बेस बन रहा है, ईंटें लग रही हैं घर के नीचे। यही मतलब ये माइंडसेट हो गया था कि नहीं, अब नॉलेज लेके ही करना है, अब आड़ू तरीके से नहीं जाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी, वेरी फ्रैंक एकदम, सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। वही घाटा या वही बराबर, साल के लास्ट में देखते हैं सब बराबर हो जा रहा था, कुछ वैसे नहीं मिल रहा था। स्किल पे काम बहुत हो रहा था, साइकोलॉजी या माइंडसेट पे ध्यान नहीं हो रहा था, कि हो रहा था उस पे भी? नहीं, साइकोलॉजी माइंडसेट तो सर बाद में आती है, पहले हाँ। कोई एक मेथड तो मिले जिससे अच्छा, ये मेथड सारे आगे बट चल नहीं रहा है। हाँ, मेथड एक सेट तो हो जाए कि हाँ ये चीज तेरे को देखनी है। Correct. तो वही नहीं मिल रहा था, तो आगे हम कहाँ मेहनत करें। तो फिर वो स्टॉक एंड कमोडिटीज़ बोल के एक मैगजीन आती है ना, तो उसको मैं पढ़ता था, वो टेक्निकल एनालिसिस की मैगजीन है, उसको भी देखता था कि कहीं कुछ सिस्टम मिल जाए या कुछ मिल जाए। उस मैगजीन में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था बिल विलियम्स का। ओके, ये कौन है? ये IBD बोल के एक संस्था है US में, इन्वेस्टर ब्रॉडकास्ट सर्विसेज। अच्छा। तो ये उनके फाउंडर हैं बिल विलियम्स। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट्स। अच्छा। तो पहले वो जब किताब बहुत बार मेरे नज़र के सामने आई, लेकिन उसमें वो जो लिखा हुआ है ना, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट्स, हाँ, तो वो मैं देख के बोलता था कि ये ऐसे कोई लिखता थोड़ी ना किताब में, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। सीधा ही, हाँ, हाँ, फ्लैट इसका लिख मतलब दिया। ये झूठ है, चोर है ये, मतलब ऐसे थोड़ी ना कोई किताब में लिख के देगा। तो फिर उनकी इंटरव्यू मैंने पढ़ी थी, तो वहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं मार्केट को, हमारा अप्रोच क्या है, पैटर्न देखते हैं, ब्रेकआउट देखते हैं। तो उस समय देखिए प्राइस पैटर्न, प्राइस एक्शन पे तो भरोसा था ही नहीं, अपने को लगता था इंडिकेटर ही जिंदाबाद है। तो फिर उनकी वहाँ पर परफॉर्मेंसेस देखी। अच्छा। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने US स्टॉक मार्केट चैंपियनशिप जीत रखी है। अच्छा। ठीक है, तो किसी ने 3 बार जीती है, किसी ने 4 बार जीती है, और रिटर्न सब ट्रिपल डिजिट्स। अच्छा, ओ ओके, सिर्फ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने बोला कि यार जब इनके बंदे लोग कर रहे हैं, तो पहले वो किताब खरीद के लाते हैं। सारा जो खजाना है वो उस किताब के अंदर दिया हुआ है। किताब खरीद के। तो वो किताब जब पढ़ना शुरू करी ना, तो उन्होंने 3-4 जैसे कप एंड हैंडल जो सेटअप है, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया उस किताब में, कि कप एंड हैंडल से ही बॉटम बन के मार्केट ऊपर शुरू होता है। बेस, राउंडिंग बेस टाइट होना चाहिए, कंसोलिडेशन। तो उस समय ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत सिंपल है, इससे थोड़ी ना ऐसे चलेगा, ऐसे कौन ट्रेड करता है, कप एंड हैंडल पे थोड़ी ना ट्रेड हो जाएगा सिर्फ एक पैटर्न से होगा। उनका अप्रोच जो था कि हर एक पैटर्न को पहले, पैटर्न बनने के पहले क्या मार्केट कंडीशंस हैं, करेक्ट, वो रीड करते थे। पैटर्न बनने के दौरान क्या हो रहा है वो रीड करते थे। ब्रेकआउट होने के बाद क्या हो रहा है वो रीड करते थे। तो ये उनका ये अप्रोच था। तो हम लोगों ने 2 जन को, फिर ये अप्रोच 2 जन को हम लोगों ने साथ में हायर किया। अच्छा। स्टॉक मार्केट से जिनको सीखना था उनको हायर किया। और वो कप एंड हैंडल पैटर्न जो उनकी किताब में 3-4 पैटर्न थे, और टाइट वीक्स पैटर्न थे, 1-2-3 पैटर्न थे, मैंने उनको बोला कि उस समय हम लोग मेटास्टॉक यूज़ करते थे, चार्टिंग सॉफ्टवेयर। ओके। तो उनको लेके बोला कि यार अब आपको क्या करना है, ये पैटर्न सारा खोजना है, बैठ के चार्ट्स पे ये पैटर्न खोजो। ओके। और खोजने के साथ साथ आपको ये देखना है कि ये पैटर्न बनने के पहले क्या मार्केट कंडीशंस होती हैं, बनने के बाद क्या मार्केट कंडीशंस होती हैं, किस कंडीशन में ब्रेकआउट ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो उन्होंने भी शुरू किया, हम लोगों ने भी शुरू किया, मतलब ये देखना। हम लोग 3 जन मिलकर लगे थे पूरा ज़बरदस्त तरीके से। फिर समझ में आया ना कि यार ये पूरा मैथ है, और ये पैटर्न रिपीट हो रही हैं बार बार, और इसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो है पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट का। ओके ओके, ठीक है, पैटर्न तो ठीक है, पैटर्न बन गया, पैटर्न तो हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल सभी देखते हैं, लेकिन
इसके साथ साथ ये कुछ मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग भी कुछ वो है। देखो बोर्ड पे लिख रखा है हमने राइट में, नीचे पोजीशन साइजिंग हाँ। और कैश मैनेजमेंट। एकदम सर, वही ज्ञान है। तो ये हम लोगों ने देखा कि यार बार बार हर एक पेज पे एक ही बात, हाँ कि आपकी स्टॉप लॉस टाइट रखना है, पोजीशन साइजिंग में। तो यार ये ऐसा क्या चीज़ है कि हर एक पेज पे इसी की चर्चा हो रही है, पैटर्न के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा बंदा। करेक्ट। तो ये हम लोगों ने देखा, अब एक टेम्पलेट हम लोगों के सामने बना हुआ था हाँ कि अच्छा एक चीज़ समझ में आई कि डबल डिजिट में लॉस नहीं लेना है। इतना बड़ा, हाँ रिस्क रिवॉर्ड रिवॉर्ड मतलब नहीं, डबल डिजिट में लॉस ही नहीं लेना, रिस्क रिवॉर्ड तो बात की बात है। उतना जाना नहीं देना ही नहीं है। हाँ, आपको 8% से नीचे तो जाना ही नहीं है। तो ये समझ में आई, तो ये एक हम लोगों के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई। फॉर्मूला सेट हो गया। बस 8% के नीचे जाए, निकल जाओ मार्केट से, कुछ भी होगा देखा जाएगा। और उसके बाद स्टॉक को चेज नहीं करना है। ब्रेकआउट होने के बाद 3% ब्रेकआउट होने के बाद 3% बढ़ गए, छोड़ दो। अच्छा, वापस देखा जाएगा, वापस लेंगे, वापस भूल नीचे जाओ। आएगा। हाँ, तो ये सब टेम्पलेट अपने पास बन गया। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अब इसको मार्केट में अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा, अब एक साथ नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, Cash संभल management। संभल के। और कैश मार्केट में हाँ तो हम लोगों ने स्टॉक चुना, एंट्री करते थे, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। मतलब कि नाउ आपको एक नैक लग रहा है कि यस ये हो रहा है, इट इज़ वर्किंग। तो स्टॉप लॉस अपना सेट रहता था, 8% पे 8% के नीचे काटना है किसी भी हाल में। और एलोकेशन हम लोग सब बराबर करते थे कि 4 स्टॉक हैं, अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस तरह से एलोकेट कर देना है। और एक फिक्स्ड रहा कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे। तो अच्छा, 5 लाख में ही आपको काम करना है। चाहे आपके पास 50 है, हाँ, 5 में ही करना। 5 में करना। तो इससे 2 चीज़ें हुई कि एक तो एक्स्ट्रा एलोकेशन, एक्स्ट्रा रिस्क कट गया खत्म। कि नहीं अब अपने बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। और दूसरा 8% से नीचे आता नहीं था, तो वो एक ऐसा रहता है। दिक्कत आती थी प्रॉफिट बुक करने में आई नो, समझ गया मैं कि अब बुक कहाँ करें। ठीक है, ये तो नीचे वाला ब्रेकआउट पे भी आप काट रहे हो ऊपर 3% हाँ, से ज़्यादा। नीचे तो ठीक है, सेफ हो गया, हाँ। ऊपर कहाँ बुक करें। और कई बार ऐसा होता था कि इक्वल एलोकेशन जब करते थे तो स्टॉप, जिस ट्रेड में स्टॉप खाता था उसमें तो पूरा खा जाते थे, और कई स्टॉक बहुत अच्छे चले जाते थे। हाँ तो जो स्टॉक 20% भाग रहा है उस पर भी आपने 1 लाख एलोकेट कर दिया, और जो स्टॉक 3% भाग रहा है उसमें भी 1 लाख एलोकेट कर दिया। करेक्ट। जिसका रिस्क 3% है उसमें भी आपने 1 लाख एलोकेट कर दिया, जिसका रिस्क 8% है उसमें भी आपने 1 लाख एलोकेट कर दिया। तो ये सब करते करते समझ में आने लगी। ये किताबों में लिखी थी लेकिन समझ में नहीं आती थी कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब प्रैक्टिकली करना शुरू किया तब ये समझ में आने लग गया कि पोजीशन साइजिंग बोलकर बहुत मैटर करता हाँ कुछ होता है। यहाँ पोजीशन साइजिंग का फंडा लगाना पड़ेगा। है। फिर वो रिस्क रिवॉर्ड जो टोटल रिस्क एंट्री से रिस्क को माइनस करके कितना % हो रहा है, अगर कम रिस्क कम है तो उसमें पोजीशन साइज बढ़ा देंगे, और जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसमें पोजीशन साइज कम रखेंगे। कम रखेंगे। तो ये सब शुरू किया धीरे धीरे, और फिर सीखना शुरू किया, और किताबें पढ़ी उनकी, उनके स्टूडेंट्स की भी किताबें पढ़ी, जो उनके जो कप एंड हैंडल को जिन्होंने रिफाइन किया है तो उनकी भी किताबें पढ़ी। और उसके बाद एक जो है पूरा सेट हुआ अपने पास, सेटअप बन गया एक आपका। पूरा अच्छा सेटअप बन गया। ये रिवॉर्ड मतलब जो आपका जो टारगेट प्राइस है वो फाइनली किस बेस पे डिसाइड हुआ कि इतने पे निकलना है 8 पे निकलना है, इधर क्या निकलना है? नहीं, हम लोग क्या करते थे ना कि जैसे कि चल रहा तो सारी पोजीशन निकाल लेते थे कि 2-3%, 4%, 5% बढ़ा अच्छा, तो सारी पोजीशन निकाल लो। अच्छा, उस समय ये दिमाग में नहीं आता था कि इस पे तूने 8% रिस्क तो उल्टा लिया है, 2:1 हो गया ये हाँ, तो। 2:1 ही नहीं हुआ ना। हाँ 8% रिस्क ले रहे हैं, और 4% बढ़ रहा है, आप निकाल रहे हो तो उल्टा हो गया ये। हाँ, मतलब दुगना रिस्क है। हाँ, दुगना रिस्क है। तो ये सब तो दिमाग काम ही नहीं करता था। तो फिर हम लोगों ने इसको क्या किया कि जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब सीखा तो वो वानथ्रॉप की किताब पढ़ी थी। वानथ्रॉप, हाँ, अच्छा। उनकी किताब पढ़ी थी। उसमें उन्होंने एक पूरा टेबल बनाया था कि इस तरह से प्रॉफिट बुक करो। हाँ तो 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करो। करेक्ट। तो फिर हम लोगों ने वो रेशियो लगाया कि यार अब एक काम करते हैं, 2:1 जब आएगा तो अपने कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे,
3:1 जब आएगा तो फिर कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो उसे 4 पार्ट में रखते थे। 80% अब रिवॉर्ड को 3 गुना लेके चल रहे हो, रिस्क को 1 टाइम, हाँ 1x। 2:1 बेसिकली हम लोग जब 2:1 होता था तो 50% पोजीशन काट लेते थे। अच्छा, तो पोजीशन साइजिंग आपकी उस हिसाब से होती थी कि आधा कैपिटल निकाल लिया हाँ तो प्रॉफिट के साथ। हाँ, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो जाता है कि अब आपने इससे कुछ कमा लिया 10% प्रॉफिट पे और 5% लॉस पे आपने जब 10% निकाला हाँ। तो आधा कैपिटल, अगर लाख रुपए तो 50,000 निकाल लिया 10% पे, 55,000 रुपए निकाल लिया एकदम। और उसके बाद जो स्टॉक को हम ब्रेक इवन पे ले जाके छोड़ देते थे। ठीक। और फिर वो जब वापस 3:1 पे जाता था तो फिर उस पे से हम लोग निकाल लेते थे कुछ। पूरा ही आधा? नहीं, आधा। तो 25,000 और निकाल लिया आपने। और फिर वो 4:1 पे जाता था तो फिर हम आधा निकाल लेते और थे। मान लो कि 3:1 से वापस नीचे गिरने लग गया तो वो हम लोग फिर उस अपने जो रिस्क को ऊपर लगा लेते थे। फिर 2:1 पे हम लोग अपने स्टॉक को ट्रेल करते थे। अच्छा, रिस्क बढ़ा देते थे। हाँ, ब्रेक इवन 8 का 12 कर देते थे। नहीं हाँ। स्टॉप को ऊपर बढ़ा देते थे। अच्छा, मतलब 2:1 पे जहाँ पर हम लोगों ने पहली प्रॉफिट बुक करी, ठीक, वहां पर हम अपना स्टॉप अच्छा लॉस लगा के। ट्रेलिंग है ना ये? हाँ, ट्रेलिंग है तो वैसे अपने आप से पीछे आता तो है। वो नीचे आता था, ठीक है, मार्केट दे के गया ना, ओके, बस तो ये चीज हम लोगों ने करना शुरू किया। ये चलने लग गया। हाँ, ये चलने लग गया। देखिए, सेटअप से पैसा नहीं बना, पैसा बना पोजीशन साइजिंग से हाँ, और रिस्क रिवॉर्ड समझने से। करेक्ट। अच्छा, इसमें भी बहुत दिक्कतें आई हम लोगों को। इसमें क्या दिक्कत आई कि 2:1 सब किताब में पढ़ लेते थे, 2:1 ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे। हाँ, अब 2:1 सब पढ़ रहे हैं। अब 2:1 होता क्या है एक्चुअली? अब जरा समझो, अगर मैं 10% का रिस्क लेता हूँ हाँ, तो 2:1 मेरे लिए उस स्टॉक को 2:1 करने के लिए 20% भरना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, कितने स्टॉक 20% बढ़ते हैं और कितनी देर में बढ़ते और हैं? कितने दिन में बढ़ते हैं? तो सिर्फ 2:1 का अगर हम गान गा रहे अपर हैं, सर्किट लगना पड़ेगा, वो भी बड़े स्टॉक। वही, तो कैसे होगा? ये नहीं हो रहा था। अब कोई 10% रिस्क ले रहा है तो 20% बढ़ना मुश्किल। अच्छा, अगर मार्केट खराब कैश, नहीं, स्पेशली कैश मार्केट में। कैश मार्केट में, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्वीक करना पड़ेगा, क्योंकि यार 8% तुम रिस्क ले रहे हो तो 16% तो बढ़ना मुश्किल है। तो हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने वहाँ पर रिस्क को और छोटा किया अच्छा, कि यार एक काम करेंगे, 4% से ज़्यादा जिस स्टॉक में रिस्क होती है उसको ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरे हाथ दुआ। तो 8% बढ़ना आसान है। अगर आप आज मिड कैप में या स्मॉल कैप में ट्रेड करते हो तो 8% बढ़ जाता है 2 दिन में, 3 दिन में। अगर वोलेटिलिटी थोड़ी चल रही है, कुछ खबर है, कुछ जैसे गर्मा गर्मी चल रही है, जैसे अभी 1.5 महीने पहले मार्केट जो अच्छा मार्केट रहा, तो 8% 10% आराम से बनता है, 2-3 दिन के अंदर बन रहा है मार्केट में। तो 4% आपका रिस्क है, तो 2:1 के लिए आपको 8% चाहिए। ये दिमाग में सेट हो गया कि तुम रिस्क छोटा लो तो तुम्हारा टारगेट जल्दी बीट होगा। तो अभी 2% अगर आप रिस्क लेते हो तो 2:1 के लिए सिर्फ 4% मूवमेंट आपको चाहिए। पर अगर मार्केट वोलेटाइल है तो 2% तो बहुत जल्दी टच हो जाएगा, बहुत जल्दी। छोटा है मार्केट वोलेटाइल होता है तो हम बाहर हो जाते हैं। हम सिर्फ लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं जिसमें कंफर्टेबल है। डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो गया। डायरेक्शनल नहीं, नीचे शॉर्ट नहीं करते। अच्छा, और वो भी लॉन्ग है? हाँ, सिर्फ लॉन्ग। पॉजिटिव हो लाइफ एक नहीं, पॉजिटिव का बात नहीं सर, मैं समझ गया आपकी बात। लोग शॉर्टिंग भी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव की अपने कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। मेरे को मालूम है कि जब सब लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, जब बुल मार्केट आएगा सब लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, उसमें टारगेट हिट होना आसान है ऊपर की तरफ। लेकिन कई लोग ये कहेंगे कि देखो मार्केट ऊपर तो कितना कोई जाएगा, लेकिन ये तो पता ही है कि आती नीचे है ही, तो नीचे पैसा ज़्यादा है। कब नीचे आती है ये कौन बताएगा? आप ये नहीं पूछा मैंने उनसे, बात है बस। कोई बता ही नहीं पाएगा सर। नहीं तो वो भी नहीं बता सकते ऊपर कब जाती है, इतने परसेंट के साथ नहीं, कितने परसेंट के साथ ये नहीं, लेकिन अपने को पता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। हाँ, और हम टच भी तभी करेंगे जब ट्रेंड ऊपर की तरफ है। और आप नहीं, सब ट्रेड अभी आप देखो, हम सब ओवरऑल बात होंगी कि नहीं मार्केट अच्छा है, मार्केट अच्छा है, पैसे डालो, तो उस समय बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन मिल रहा है, आपके टारगेट्स आराम से होंगे। तो ये सब चीज़ें ना सर मार्केट में ट्रेड कर करके सीख कर आपने एक सेटअप के साथ, साइकोलॉजी के साथ एक जोन भी बना लिया अपना कि मैं इस जोन में इस सेटअप के साथ, इस साइकोलॉजी के साथ और इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करूंगा बस। अगर मार्केट नहीं बुलिश है, बुलिश नहीं है, आई एम आउट। 2-4 नहीं दे रही मेरे को, उसके बियॉन्ड जा रही है तो भी मैं आउट। अभी आप देखो लास्ट जो साल रहा मार्केट पूरा साइडवेज था, 1-2 अपॉर्चुनिटीज मिली, अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न उतना नहीं बना, 10-12% बना साल का, कोई दिक्कत नहीं, अपने चुपचाप साइड में बैठे, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अभी मेरे को बोल रहा है कि तेरा टाइम नहीं है, तो तुम साइड हो जा। अब अगर लड़ने जाओ ना उससे तो फिर
काम नहीं करेगा। बट आपने अपने आप को ट्वीक या चेंज करने की कोशिश नहीं की कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ, इस साल थोड़ा धंधा कम है क्योंकि मार्केट साइडवेज है। ये पहले करके देख लिया था। हाँ, तो ये नुकसान हो गया था। ये पहले करके देख लिया था कि लोग बोलते थे कि शॉर्ट जब होता है ना, मार्केट बहुत जोर से गिरता है और उसमें बहुत जल्दी पैसा बनता है, तो बोला ये भी ट्राई कर लेते हैं यार। अच्छा, किया था? 1-2 बार किया था, लेकिन बुद्धि ठिकाने आ गई थी। पता नहीं लगता ना उस केस में, गेम उल्टी चल रही है। नहीं, गेम उल्टी, मैं आपको बोलता हूँ दिक्कत क्या आती है ना, जब मार्केट बुल ट्रेंड में है ना, हाँ, तब आप शॉर्ट करने की सोचोगे। अभी मार्केट ऊपर है, अभी आप पिछले 2 हफ्ते से देखो, लोग बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, शॉर्ट करो तो शॉर्ट करो। 2 हफ्ते से मार्केट हिला भी नहीं, ऊपर ही जा रहा है। तो अब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में शॉर्ट करोगे। और इसका एक और लॉजिक है, वो मैंने उनकी किताब में पढ़ा था कि स्टॉक ऊपर जा सकता है अनलिमिटेड, एकदम ऊपर बढ़ने को 200%, 400%, 1000% भी बढ़ सकता है। नीचे जाने की लिमिटेशन, करेक्ट, अनलेस कि कुछ बड़ा हो जाए दुनिया में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, ऊपर में और नीचे में दोनों में अलग तरह से काम करेगा। कैसे? जैसे कि आप 10-20 क्रॉसओवर ही आप समझ लो। आप अगर जैसे कि आप कोई भी अच्छा बुल मार्केट का चार्ट देखोगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी चार्ट देखो आप, उसमें जब अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में बाउंस करके ऊपर जाएगा। अब यही जब नीचे आना शुरू होता है ना, वो बार बार इस मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा। अच्छा, वो करता ही रहेगा रेगुलरली। हाँ, वो तो उस केस में आप उस लॉजिक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वो हम लोग को समझने में दिक्कत, अब उतना दिमाग नहीं लगा सकते भैया कि ऊपर के लिए अलग रास्ता है, नीचे के लिए अलग रास्ता, छोड़ दो, एक चीज़ सेट हो गया ना, उसी के साथ रहो। ये जो आपको पहली बार सेटअप चला आपका, और पहली बार आपको पता लगा कि मेरे को मंत्रा मिल गया है, रिस्क रिवॉर्ड में भी टाइम बहुत लगा होगा आपको। अच्छा, कितना लगा फिर भी इसको खोजने में? अभी भी जारी है सर खोज, बट फिर भी वो जो 2-4% वाला था या 4-8%, 2 साल 2 साल इस चीज़ को लगे सर। मतलब कि मेथड पूरा डेवलप करने में एक पूरा बन के आपके सामने टेम्पलेट हो गया कि अब आपको यही, इससे अब आपको बल्ज नहीं होना है। और ये प्रॉफिटेबल है? हाँ, ये प्रॉफिटेबल। 10 में से 7, 5, 6, 5-6 5 होने से भी मैं अपने आप को बहुत डबल ही बैठे हो आप डबल ही बैठे हो प्रॉफिट पे, तो रिस्क रिवॉर्ड में तो वैसे भी 5 ट्रेड भी मेरे सही जाते हैं ना, तो आई एम वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 7, 8, 10 नहीं चाहिए। 2 रुपये कमा रहे हो ना, उसमें लॉस में 1 रुपये कमा रहे हो, वही तो आप 5 रुपये के प्रॉफिट तो यही मैथ है सर, कौन समझता है। ठीक है, 2 साल लगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोई भी नया ट्रेडर, बडिंग ट्रेडर है ना, उसको ये चीज़ दिमाग में लगा चल, चाहे किसी से भी सीख ले, चाहे आप मेरे से सीखे, चाहे आपसे सीखे, चाहे जाके राकेश झुंझुनवाला जी से सीखे, किसी से भी सीख ले, 2 साल तो लगेंगे मिनिमम। जो बोलते हैं लर्निंग कर्व होता है, 2 से 3 साल की लर्निंग कर्व होती है। उस 2 साल में तो उसका गोल होना ही नहीं चाहिए कि पैसे कमाऊँ मैं। बट वो खुद को कैसे रोकेगा? 2 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम मांग लिया आप। सर 2 है लगेंगे, आप इसके बिना करके देखो। वैसे एक आए हैं हमारे पहले गेस्ट, रौनक करके, उन्होंने काफ़ी वीडियोस किए हैं और उनका भी सिमिलर सोच है जैसे आपका है। भाई मेरे को सेटअप चेंज करना ही क्यों है, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, मेरे को 1.5-2 साल लगे हैं, मेरे को मार्केट से लेना देना है ही नहीं। मार्केट अगर मेरे सेटअप के साथ है तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं करता ही नहीं। एकदम। लोग बोलते हैं कि यार जो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, हो सकते हैं साल में 2 मिले, 3 मिले, ठीक है, उस पर मैं पूरी तरह से उस समय जब 2 या 3 मिलेगा मैं पूरा एलोकेटेड रहूँगा। और जब नहीं है मार्केट मेरे को बोल रही कि जब नई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है या मेरा सेटअप नहीं काम कर रहा है, तो समझदारी तो उसी में आउट हो जाओ। बट यार शुरू में तो भरत जी आपको ऐसा आता होगा ना यार, क्योंकि मार्केट, मान लो कि मार्केट नहीं दे रही, वो आपके सेटअप के साथ नहीं बैठ रही है, अब आपको वेट करना है, पेशेंस वाला टाइम है। हाँ। तो कैसे रोक लेते थे खुद को? वो सब सर बहुत मार खा के सीख ली कि अब यार नहीं हो रहा है, तो अब इसको देख रहे हैं तो ये शॉर्ट कर रहा है, इसको देख रहे हैं ये शॉर्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है मैं टाइम का पैसा कमा रहा हूँ ऑप्शन बेच के, कोई ये बोल रहा है, तो यार अपने भी ट्राई करते हैं। सब में नुकसान लगे, सब में। छोटा छोटा ही शुरू किया था लेकिन सब में नुकसान खाया। फिर बाद में वो लौट के बुद्धू घर को आए वाले बात की, नहीं अपने पास जब है एक चीज़ तो उसी को फॉलो करो ना। क्यों 10 लोग हैं, 10 तरह की हो सकते हैं, 10 तरह का ट्रेडिंग करें। आपका पर्सनैलिटी हो सकता है कि आप शॉर्ट करे, आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको सूट करता है, मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं सूट करता। मैं वो वोलेटिलिटी नहीं सहन कर सकता, मतलब मैं यूज टू नहीं हूँ। वो बड़े कैंडल्स देखने से मेरा बीपी बढ़ जाता है सच में। तो लेट इट में हटो, क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। मार्केट ने मौका सबको देगा, आप लॉन्ग वाले को भी मौका देगा, शॉर्ट वाले को भी मौका देगा। आप दोनों साइड, आप टेनिस जब खेलते हो तो कोर्ट के दोनों साइड तो जाके नहीं खेल सकते, यहाँ से मारा फिर भाग के वहाँ से मारोगे, फिर ऐसे तो आप थक जाओगे लास्ट में। वो पॉसिबल भी नहीं है। तो अच्छा, वाह, कह रहे ओके, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वैसे इस चीज़ को समझने का। कोई भी बड़े ब्रोकरेज हाउस में है ना, उन लोग
लॉन्ग साइड के एनालिस्ट और शॉर्ट साइड के एनालिस्ट दोनों अलग होते हैं। अब इतना बड़ा अगर ब्रोकरेज हाउस ये कर रहा है तो कोई कारण से कर रहा है। मतलब या तो आप बुल हो सकते हो या बीर हो सकते हो, आप दोनों नहीं हो सकते। मतलब आप कह रहे हो कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, या दो नामों में पैर रखने के बराबर वाली बात है? सर मेरे ख्याल से मैंने तो ऐसे किसी भी बंदे को नहीं देखा जिन्होंने ऊपर मतलब कि लॉन्ग करके भी बोल रहे हैं कि जैसे कोविड का टाइम था, वो तो चलो एक एग्जांपल है। हाँ। उस टाइम पे शायद किया हो सब। नहीं किया सर। अरे गिरती मार्केट जब थी तो एकदम नहीं बियर किया होगा। बैठे हुए थे चुपचाप कि वेट करें यहाँ से कब मार्केट रिकवर होगा। अच्छा, ओके, कुछ होंगे वैसे जो मार्केट में थोड़े पुराने हैं। नहीं, सर जिन्होंने जिसको मार पड़ी है ना वो डर के बैठ जाएगा। हम लोगों ने मार्केट की बहुत अच्छा, उसको पता ही नहीं कि लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे जाके रुकेगा। नहीं पता चलेगा। हाँ, नहीं पता लगेगा। किसी हालत में नहीं पता चल पाएगा। और एक ट्रेंड बनने के बाद वो जब वहाँ से मुड़ता है, उस समय भी हम लोग उस समय भी ट्रेड नहीं करते कि एक बार लो बन गया, लो बनने के बाद ऊपर जा रहा है, यहाँ से मुड़ गया, तो वो उस समय भी नहीं करते। हम लोग पुल बैक के बाद जो रिट्रेसमेंट होता है ना, उसकी पावर देखते हैं, मोमेंटम या उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि क्या है ये रिट्रेसमेंट, क्या वो किस वॉल्यूम्स पे हो रही है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग डरे हुए हैं क्या, ऐसा लग रहा है कि उनको नहीं वापस नीचे जाएगा। तो जब ये सेंटीमेंट आ जाता है तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि नहीं रिट्रेसमेंट हो सकता है, कमज़ोर हो, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो बाकी स्टॉक्स को जब स्कैन करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो सब में सेटअप बनता दिखता है, सेक्टर्स जो हैं वो अच्छे दिखने लग जाते हैं। और इंटर मार्केट एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, जैसे कि डॉलर का भाव देखते हैं, गोल्ड का भाव देखते हैं, यूएसई यील्ड्स को देखते हैं, तो वो पूरा रिलेशन जब बनता है ना एक साथ में, तब समझ में आ जाता है कि हाँ मार्केट में। अच्छा, ये मतलब उसका इम्पैक्ट क्या होता है वैसे अगर आप देखते हो डॉलर का? और तो जैसे जनरली डॉलर इंडेक्स को हम ट्रैक करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स और स्टॉक मार्केट का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, उल्टा है। तो जब डॉलर में स्ट्रेंथ आती है, डॉलर इंडेक्स में, तो स्टॉक मार्केट जनरली टॉप बनाता है, डाउन बनाता है, नीचे गिरता है। नहीं, टॉप बनाता है, टॉप बनाता है। अच्छा, जब डॉलर स्ट्रांग होता है रुपी के हिसाब से, रुपी कमजोर हुआ तो स्टॉक मार्केट ने रुपी के हिसाब से नहीं सर, डॉलर इंडेक्स में देख रहा हूँ, मतलब डॉलर इंडेक्स कह रहे हो, करेंसी कन्वर्जन। बाकी जितने भी करेंसीज हैं, जैसे कि येन है, जापानीज येन है, यूरो है, सबके साथ पैक किया, उसका एक इंडेक्स बना दिया उन्होंने। तो अब वो डॉलर जब स्ट्रांग हो रहा है, ठीक, तो बाकी वर्ल्ड की सारी करेंसीज जो है वो कमजोर हो रही है। करेक्ट। तो वो वहाँ से क्या होता है ना कि हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर मार्केट या तो टॉप बनाएगा या करेक्टिव मूड में चला जाएगा या साइडवेज में चला जाएगा, ट्रेंडिंग नहीं करेगा। अच्छा। जैसे अभी हो रहा है, अगर आप डॉलर का चार्ट देखोगे, डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखोगे, तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लास्ट 2 हफ्तों से डॉलर इंडेक्स में अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। तो इसने टॉप बना लिया अपनी स्टॉक मार्केट। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से क्या तो साइडवेज चले जाए या थोड़ा बहुत करेक्शन करे। तो डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हाँ, लॉन्ग जो लॉन्ग जाते हैं, हाँ, जो बॉटम हो सकता है वहाँ बॉटम क्रिएशन शुरू हो गया हो, तो ये रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। अब कैश मार्केट से आगे कभी ऑप्शंस में गए? नहीं। अच्छा, हाथ जलाए हैं? नहीं, मेरे को जानना है। हाथ जलाए हैं। हाँ, ऑप्शन ये ना देखिए, पूरा सर्कल होता है ना। तो पहले आप कैश में ट्रेड करते हो, हाँ, अच्छा पैसा मिलता है आपको। ये सर्कल ना आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन ने बनाया है, हाँ, अपन दोनों की, हम लोगों ने बनाया। जो ये आज की जनरेशन है वो शुरू ही ऑप्शन से करती है। ऑप्शन सर पुराना हो गया, अब वो सिर्फ क्रिप्टोज में बात करती है। हाँ, कि आप क्रिप्टो की बात करो, ऑप्शन तो छोड़ ही दो। कैश में शुरू किया, कैश में पैसे कमाए, फिर फ्यूचर में गए, फिर मतलब वहाँ पर बोलते हैं ना कि वो तो गुरु की दशा थी। हाँ, भगवान सब खुश था। फिर शनि की दशा लगनी शुरू हुई, राहु लगे, ठीक है, ऑप्शन हुआ, फ्यूचर हुआ, ये सब में गए, कमोडिटीज में गए, फोरेक्स में गए। अच्छा, फिर घूम कर वापस सर्कल बनाकर कैश में लौट के बुद्धू। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस साल में ऑप्शंस के बारे में आपको लगा कि करता हूँ चलो ट्राई? सर 2013 है। हाँ, मतलब ऑप्शन करना चाहिए 2013 में। हाँ, और उस समय ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसमें वॉल्यूम था तब? थोड़े बहुत थे जो थे। अब ज़्यादातर जो ब्रोकर्स थे ना, वो लोग इसको बढ़ाते थे कि यार आप ऑप्शन में ट्रेड क्यों नहीं करते, आपके पास कैपिटल है तो आप ICICI बैंक का स्टॉक खरीद रहे हो, उसके बदले इसका ऑप्शन खरीद लो, तो स्टॉक बढ़ेगा तो 3% बढ़ेगा, हो सकता है ऑप्शन 30% बढ़ जाए। तो मुझे यार ऐसा भी होता है? बोला हाँ होता है। बोला बताओ। तो उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे आप ऑप्शन खरीद लो, कॉल खरीद लो, कॉल खरीदना शुरू कर दी।
अब वो प्राइस नहीं बढ़ रहा है, रोज जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कॉल के प्राइस गिर रहे हैं। बोले ये क्या हो रहा है भाई, क्यों गिर रहा है? बोला नहीं सर बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। अब एक्सपायरी आई तो वो ऑलमोस्ट 1 रुपये 1.5 रुपये। उन्होंने ये क्या हो गया? बोला सर वो जो अब चला नहीं ना ICICI बैंक, इसीलिए अच्छा। ये गिर गया। तो मैंने बोला जो स्टॉक खरीदता तो वो मेरे पास कम से कम रहता, आज नहीं कल बढ़ जाता, ये तो मेरे पैसे जीरो हो गए। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर स्टॉक खरीदता तो वो कम से कम मेरे पास तो रहते, हाँ आज नहीं कल बढ़ जाते, हाँ। ये तो पैसा जीरो हो गया मेरा। बोला सर ऑप्शन में ऐसे ही होता है। तो बताया क्यों नहीं पहले? पूरी बात बतानी चाहिए थी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार ऐसे तो नहीं कर सकते काम ये। 2013 में हुआ था। कितने कैपिटल कुछ याद है आपको? नहीं वो 2 लॉट छोटा लॉस हुआ। 2-3 लॉट ही लिया, जैसे लिया उसी भी काम, उसी में बुद्धि खुल गई। तो आप ये कह रहे हो कि 2013 से 23 तक आपने उसके बाद ट्राई किया ही नहीं? ना ऑप्शंस मैंने सीखा, मतलब सीखा बहुत खुद से या कुछ कहीं से? नहीं किताबें पढ़ी काफ़ी और बाकी कोर्सेज भी किए, सीखा बहुत कि ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि उसमें मज़ा आता था, मतलब सीख के जो ना वो उसमें जो ग्रीक्स होती थी, ग्रीक्स, हाँ गामा, डेल्टा थीटा वेगा, तो वो सीखा बहुत और सही तरीके से सीखा। मतलब कि मैंने सूरत में एक जन से सीखा था, तो वो ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो उन्होंने जो जब हम किताब में जो ग्रीक्स के वगैरह जब पढ़ते हैं ना तो वो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने इतनी सिंप्लिसिटी से सिखाया कि यार देखो ये ऐसे है, सीधा सीधा ग्रीक टाइम वैल्यू, ये जो थीटा होता है टाइम वैल्यू होता है, जितना थीटा का वैल्यू है दिन तेरा बड़ा उतना इसका वैल्यू गिरेगा। तो ये सब चीज़ समझ में आया कि यार ऑप्शन जब हम खरीदते थे उस समय जब खरीदा ये सब तो देखा ही नहीं मैंने कि क्या है, वोलेटिलिटी भी होती है, मार्केट जब बहुत वोलेटाइल है तो ऑप्शन महंगा हो जाता है, तो ये सब ज्ञान ही नहीं थे। तो ये सीखा मैंने बहुत, मतलब कि कोई चीज़ स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सीखी नहीं। और सही घुमा फिरा के आप सही तरीके से सीखना शुरू कर दिए थे, किताबों से, डिग्री से, सर्टिफिकेशन से। अभी भी मैं बहुत सारे प्रोग्राम कोर्सेज ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। हाँ वो चीज़ तो छोड़ूंगा ही नहीं, अपना लाइफ लॉन्ग नहीं छोड़ने वाला। क्यों? मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपने मुझे कुछ बताया कि भरत जी आप ऐसा करो तो इससे हो सकता है कि मैं ये फॉलो करता हूँ, आपने अपनी टेक्निक मेरे को बताई कि भरत जी मैं ये फॉलो करता हूँ। अब मैं आपने मेरे को बता दी, मैं अभी होटल जाके ना तुरंत वो टेक्निक देखूंगा, अच्छा, कि क्या फॉलो कर रहे हैं आप। और मेरे को अगर उसमें लगा कि हाँ कुछ है, कि हो सकता है कि कुछ अच्छा है इसमें, तो मैं जो मेरे एसोसिएट्स हैं टीम में उनको बोलूँगा भाई इसके पीछे लग जा, 10-15 हज़ार में चार्ट्स में इस टेक्निक को तेरे को देखना है। वो मेरे को रिजल्ट ला के देंगे कि सर नहीं ये टेक्निक जो है इसकी रेशियो 60% है, 70% है। हाँ। अब अगर मैं वो टेक्निक अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में लगा लूँ और उस सिस्टम से अगर उसके कारण मेरा सिस्टम अगर 1% भी इम्प्रूव हो जाए ना, बहुत है 1%। इसीलिए मैं आज भी कोई भी टेक्निक मेरे ख्याल से देखिए ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं जो मैंने सीखा नहीं, ज्वाइन नहीं किया। मेरे ख्याल से मेरे नज़र में तो है नहीं कि चाहे जितने भी इंडिया के जो गुरु आप बोलिए। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं या उनसे कह रहे हो आप या क्या, कौन है आप? यूट्यूबर्स से भी बहुत किया है। अच्छा। तो और वैसे जैसे कॉन्फ्रेंस में जैसे जाते हैं, हाँ। तो वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनके कोर्सेज भी मतलब किया है मैंने सब किया है। और आप कह रहे हो ये करते रहेंगे भी? करते रहेंगे। अच्छा। सीखना नहीं रुकेगा। और ये सिर्फ मेरा खुद का पर्पस ये है कि अगर मेरा सिस्टम किसी से भी अगर 0.5% भी इम्प्रूव होगा तो मैं करूँ। तो ऐसा हुआ है? हुआ है। जैसे हम लोग पहले जब ट्रेड करते थे तो ऐसे लॉन्ग साइड में जब ट्रेड करते थे तो जब स्टॉक 52 वीक हाई बनाता था या बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई बना रहा है, उसको ट्रेड करते थे। फिर एक जगह हम लोगों ने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, मैंने ही किया था प्रोग्राम ज्वाइन, तो उन्होंने बताया कि जब मार्केट अच्छा है तो आप 52 वीक हाई तक का वेट क्यों कर रहे हो। अच्छा। नीचे से भी आप स्टॉक्स पकड़ सकते हो। तो उनसे वो टेक अवे लिया तो कि हाँ ये, तो फिर वो जब अप्लाई किया तो हाँ, तो ट्रेड की चर्निंग बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कैपिटल चर्न होने लग गया जल्दी। आपके लिए बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है, 10 में से एक जगह भी मेरे लिए तो यही इन्वेस्टमेंट है। सीखना तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आप मेरे को 4 नाम बता दो, अगर कोई ना ऐसा है जिससे मैंने नहीं सीखा, मैं पहुंच जाऊंगा उसके पास। कोई शर्म नहीं है जी, मैं क्या है शर्म है, मतलब कि
ज्ञान लेने में क्या, कोई बोलेगा भरत झुनझुनवाला मेरे से सीखा है सर, आप गुरु है मेरे, हाथ छोड़ के। कोई नंबर है, काउंट है कुछ, इतने से इतने कोर्स किए, मतलब हाँ इतने कोर्स किए? सर कोविड के समय जब घर पे बैठा था, हम्म। जो 6 महीने समझिए जो घर पे बैठा, उस समय मैंने करीबन 50-60 कोर्स किए थे। 50-60? मतलब ऐसा होता था कि आप पैरेलल ले रहे थे कोर्सेज एक क्लास इनके जैसे लिए? बहुत सारे वीडियो कोर्स होते थे, हम्म। बहुत सारे अपनी वीडियोस दे देते थे, बहुत सारे लाइव करवाते थे, तो घर में बैठे हैं कर रहे हैं। आपका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है शुरू से ही कि मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि रिटर्न आएगा या नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से सीखता रहूँ। हाँ जी। तो कोविड के टाइम पे आपने अपने आप को हाउ डिड इट गो, किस तरह से गया कैश मार्केट के साथ साथ आपका? को देखिए हमारा तो जैसे बिजनेस है, जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि अभी भी अगर कोई मेरे को बोले फुल टाइम ट्रेडिंग, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैं बहुत ओपन। अच्छा, आपका बिजनेस जो पिताजी वाला बिजनेस वो वाला? हाँ। अच्छा, वो आप कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं सर। अच्छा, तो पिताजी भी खुश हैं, हाँ, घर वाले भी खुश हैं, तभी ओके। तो फुल टाइम ट्रेडिंग, देखिए मेरे ख्याल से ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें फुल टाइम देकर फ़ायदा ही नहीं। अच्छा। मैं भी इंटरडे करता था, तो जब पोजीशन मैंने लगा दी, अब वो मार्केट में पोजीशन चल रही है, तो मैं स्क्रीन के सामने बैठ के क्या करूँगा? उस मार्केट को तो मैं बेंड नहीं कर सकता ना, अपने पोजीशन को बेंड कर सकता हूँ, उसको जो करना है वो करेगी। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर मार्केट मेरे फेवर में है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं तो कट जाएगा। बट आपको लगता है कि जैसे कोई स्विंग ट्रेडर है, उसकी लाइफ तो बहुत बोरिंग होएगी, क्योंकि अगर वो फुल टाइम स्विंग ट्रेडर हैं तो इसीलिए तो मैं बोल तो रहा हूँ सर। नहीं बट अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ प्रोफेशन है, जैसे कोई डॉक्टर है, तो वो मेडिकल लाइन के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मैं और क्या करूँ, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ। तो अगर कोई स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर तो चलो बिजी रहेगा, स्कैल्पर तो बिजी ही बिजी है, तो जो अगर स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा है, अगर उसके जहन में सिर्फ स्टॉक मार्केट को लेके ही बातें चलती हैं और वो सिर्फ स्विंग में खुश है, ऐसा नहीं कि मैं इंट्राडे कर लूँ, और वो डिस्ट्रैक्ट वर्ड नहीं बोलूँगा, बट वो अपने आप को कहीं और व्यस्त कर लेता है किसी और बिजनेस में या काम में, तो अब वो उस समय उधर है, उधर माइंड फोकस भी उधर है। वापस जब इधर आना है 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, उधर टाइम उतना है, शायद इस टाइम पे वो वाली बात दिमाग में आए, शायद इस टाइम पे थोड़ी बहुत ये वाली दिमाग में आए, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इस चैलेंज से गुजरे हैं आप? शुरू में जब स्टॉक ट्रेड, जिसमें स्टॉक में पूरी तरह से घुसा हुआ था, फिर जब बिजनेस में आया, तो एक्चुअली दिन में करने को कुछ रहता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर सोचा कि ठीक है यार, धंधा पापा लोग का बनाया हुआ है, क्यों छोड़ेगा, मतलब आज उन्होंने भी एक लीगेसी क्रिएट की है। तो उस समय ऐसा रहता था कि यार वहाँ क्या हो रहा है, मतलब कि ऐसा लगता कि स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या पोजीशन खुली हुई है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उस समय वो ऐसा लगता था कि देखते थे मोबाइल पे प्राइस या टिक्स। लेकिन बाद में जो ब्रोकर्स, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि अपने अलर्ट लगा देते हैं, हाँ, या जीटीटी ऑर्डर्स लगा देते हैं। करेक्ट। तो उस चीज़ से अब निश्चिंत है कि यहाँ कुछ हुआ, आपका अलर्ट आ गया कि हाँ यहाँ पर ये हुआ है, आपको प्राइस में प्रॉफिट बुक करनी है, आपके पास अलर्ट आ गया, तुरंत 1 मिनट में लॉगिन करके प्रॉफिट बुक कर लो। मोबाइल तो है ही आजकल सब चीज़ के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पीसी खोल के ही बैठना पड़ेगा। शुरू में जब मार्केट खुलता है 9:15 बजे, तो 9:15 से 10:15 का जो टाइम होता है, उस समय मार्केट पे बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम जो एंट्रीज होती है मेरी, वो मॉर्निंग के फर्स्ट आवर या सेकेंड आवर में ही हो जाती है। अच्छा, क्योंकि ओपनिंग अगर स्ट्रांग हो तो ही अपना ट्रेड ट्रिगर तो होता आप पोजीशन बनाते हैं, क्या करते हैं मतलब? हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग ही होती है सारी। अच्छा, पोजीशनल ट्रेडिंग ही 2 होती से 3 दिन 4 दिन तक की पोजीशन होती है, 5 दिन की भी होती है। है। एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पोजीशन कैरी 5। की? अच्छा, ये रूल बना रखा है? और उससे ज़्यादा कैपिटल ही इन्वॉल्व नहीं कर रखा है ना, तो वो तो चलो कैपिटल टूट जाता है नहीं, मैं मतलब कि वहाँ पर एक लिमिट मैंने डाल दी कि अब इससे ज़्यादा तो इसमें नहीं डालूंगा। ज़्यादा की और कम की भी? कम की भी, मतलब कि ठीक है अब ये जो है यही है। अच्छा, अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, इसको कम भी नहीं करना है, ठीक है। जो और पोजीशन लेने के आपके क्या मापदंड क्या हैं? पोजीशन में जितना आप बता सकते हैं उतना। हाँ, नहीं पोजीशन देखिए, मैं जनरली स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो होती है सुबह, अगर मार्केट खुलता है स्ट्रॉन्ग खुलता है, जैसे लो जो है और ओपन के बराबर रहे, और फिर ऊपर से तेजी पहले ही 5 मिनट में अगर वो उसको मेंटेन करके रखता है, या कोई कैंडल गैप अप खुला, अच्छा, तो वो पहले 5 मिनट में अगर वो मेंटेन करके रखता है, तो मैंने पहले तो सेटअप देख ही रखें कि ये सेटअप में ट्रेड करना है। अब वो अगर ओपनिंग भी स्ट्रांग हो गई, अच्छा, तो वहाँ पर कंफर्मेशन आ गया, एंट्री हो जाती है, और वो ओपनिंग के समय ही पता चल जाता है। मतलब ऐसा नहीं, जो अगर गैप अप खुलना है या लो और ओपन बराबर होनी है, तो वो तो ओपनिंग के समय ही पता चल जाता है। अगर आप कैश मार्केट में हो तो आप अपने स्टॉक्स को कैसे चूज़ करते हो कि इनको देखना है मैंने? मैं 1000 स्टॉक्स जो हैं वो रोज़ स्कैन करता हूँ।
चार्ट्स, चार्ट्स। 1000 स्टॉक्स 1 घंटे में? हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगता है। हाँ मुझे पता है, एक आए थे स्कैल्पर ट्रेडर भी आए थे, वो कहते थे कि दिन के मैं 500-1000 चार्ट्स देखता हूँ। हाँ, 1000 स्टॉक, मैं 1000 स्टॉक देखता हूँ। तरीका क्या है, क्या मतलब है, कैसे 1000 कैसे? 1000 करोड़ के कैपिटलाइजेशन के ऊपर अच्छा। जितने स्टॉक्स हैं वो मैं देखता हूँ, उनमें से फ्यूचर ऑप्शंस के स्टॉक हटा देता हूँ। जो F&O में लिस्टेड है वो चाहिए ही नहीं आपको? मेरे को नहीं स्टॉक चाहिए। ऑप्शंस वाले स्टॉक्स नहीं। ओके, तो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये भी हम लोगों ने देखा ना, जो F&O के स्टॉक्स जो होते हैं उसका जो ATR है, आप इसका अगर हिस्टोरिकल ATR देखोगे तो उसका ATR करीबन 3% के आसपास है, 3 to 4% के आसपास है। इसका मतलब कि एवरेज जो मूवमेंट F&O स्टॉक्स में होती है पर डे वो 3 से 4% के बीच में ही होंगी। ये हिस्टोरिकल ATR है, मतलब ऐसा नहीं कि ये 20 साल के डेटा के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और जो कैश के जो स्टॉक्स हैं उनका ATR करीबन 7 to 8% ज़्यादा होएगा। तो अब अगर ओपनिंग के समय अगर आप 1% छोड़ देते हो तो जनरली जो छूटेगा ही, लो पे तो आप खरीद नहीं सकते, 1% का स्प्रेड तो रहेगा ही। ठीक। तो फिर ATR अगर F&O आप ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ 2-3% का ही मूव आपको मिलेगा। 1% और कम हो गया उसमें से। तो फिर इसीलिए F&O हम करते हैं। और दूसरा F&O नहीं करने का एक और रीज़न है कि वो F&O मार्केट जो है ना, जिसको हम बोलते हैं पूरा एफिशिएंट मार्केट जिसे बोला जाता है ना, वो है। मतलब कि अगर आपके पास आज रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है फिर भी आप बेच सकते हो, है ना। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री खरीदूंगा या मेरे जैसे ट्रेडर्स खरीदते हैं, रिलायंस का भाव अगर ऊपर जाता है तो बेचने वाले भी आ जाएंगे, अगर उनके पास नहीं है तब भी बेचने आ जाएंगे। तो उस वजह से वो प्राइस F&O के, आप देखो कोई भी स्टॉक की प्राइस कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो आपको उसमें प्रॉफिट कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी कम दिखेगी, तो इसलिए आप F&O के स्टॉक हटा देते हैं। और क्या कहते हैं 1000 करोड़ वाले, 1000 करोड़ के ऊपर वाले कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स को देखते हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप ही जनरली आ जाते हैं उसमें सारे। और 1000 स्टॉक की लिस्ट बना रखी है मैंने, तो उनको बस स्कैन करते करते और सब मैनुअली देखते हैं। शुरू में एक बार आइडिया हो जाता होगा कि 1% आप कह रहे हो कि मैं इतना तो देखता ही हूँ कम से कम। हाँ, वो इतना स्प्रेड तो देखते ही हो। हाँ, वो आप 1000 स्टॉक अगर रोज देख रहे हो ना तो आपको तो मार्केट का सारा आइडिया हो ही गया। तो 1000 में से घुमा फिरा के दिन में एक्चुअल कितने कंसिडरेशन सेट में आते हैं आपके, कि इनको थोड़ा ध्यान से देखता हूँ? 20 एक स्टॉक आते हैं। 20 को स्टॉक आते हैं। 20 स्टॉक्स आते हैं। तो 20 स्टॉक्स एक बार रफ जो जब हम लोग मारते हैं उसमें जब देखते हैं तो 20-25 स्टॉक्स फिल्टर होके आ जाते हैं ट्रेड करने के लिए। फिर उसमें से 5-7 को और फर्दर फिल्टर कर देते हैं। और फिर उसमें से भी पोजीशन आपको सब में नहीं लेनी? सब में नहीं, जो एक आधा या दो, जो क्योंकि शायद पहले पोजीशन भी चल रही होगी आपकी कोई। दो पोजीशन एक दिन में, अगर मैक्सिमम 2-3 पोजीशन आती है। ऐसा भी होता है कि नहीं लेनी कोई पोजीशन? नहीं। कैसे पता लग जाता है 5-10-15 मिनट में कि आज का दिन नहीं चलेगा अपना, आज दिन नहीं? ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे आज हम लोगों ने स्टॉक पोजीशन देखा और सेकंड हाफ में हो सकता है स्टॉक ब्रेकआउट कर गया। हाँ, मेरा अगला सवाल एक्चुअली हाँ, बहुत बार होता है। तो फिर वो मान के चलते हैं कि उसको छोड़ना पड़ेगा, कोई और नो वे आउट। तो आप सुबह 10:15 10:30 के बाद मार्केट देखते ही नहीं हो? हाँ, नहीं, 10:30 एक बार लंच टाइम पे वो देख लेते हैं जो उस समय मिलती है। कोई भी ऐसा होता है कि पोजीशन मिल जाती है? देखते हैं, मिलते हैं, लेकिन नहीं, ट्रेड नहीं करते क्योंकि उस समय मोबाइल पे देखते हैं ना। तो पीसी पे देखते नहीं, मोबाइल पे देखते तो पूरा चार्ट समझ में नहीं आता है। क्या फ़र्क देखा हमने इस पे भी एक एनालिसिस किया था, NSE ने किया था एक्चुअली एनालिसिस। उसका एनालिसिस का कहना ये था कि जो लोग मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं वो थोड़ा इम्पल्सिव ट्रेडर होते हैं, वो बहुत, उनका ध्यान नहीं होता पूरी तरह से, वो कुछ और काम कर रहे होते हैं साथ में मोबाइल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। नहीं, मोबाइल पे दिक्कत ये आती है ना, पूरा चार्ट आपको दिखता नहीं है। करेक्ट। अभी कम से कम 1 साल का चार्ट तो आप देखो, पीसी पे देखोगे तो 1 साल का चार्ट अपने देख रहे हैं, अपने को ट्रेंड दिखाई देता है, अपने को सब कुछ दिखाई देता है। स्विंग पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए? पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए। अच्छा। अब वो वहाँ पर आप मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हो तो आपको छोटा, और उसके बाद उसमें आँख गड़ा के देखना पड़ता है, ऐसे चश्मे लगे हुए हैं तो फिर उसमें क्या होता है, ना हाई समझ में आता है ना लो समझ में आता है। और फिर उतने शॉर्ट नोटिस पे आपके हाथ में मोबाइल है, आप पोजीशन साइज कैलकुलेट करते हो। अब अपने डेस्क पे बैठे हो तो सामने कैलकुलेटर रहता है, तुरंत मार के पोजीशन साइज कैलकुलेट कर लिया जो भी कर। तो इसीलिए वो इम्पल्स में गलत होगा या ओवर ट्रेड हो जाएगा या अंडर ट्रेड हो जाएगा, उससे अच्छा छोड़ दो। तो झमेला ही नहीं। फिर देखते क्यों? एक बार सर मार्केट में है तो कीड़ा तो आइडिया होता है ना। ओके, बट कल सुबह की मार्केट क्या हो सकती है, कौन से स्टॉक हो सकते हैं, उसके लिए आज शाम को देखते हो? मैं उसी दिन मॉर्निंग में देखता हूँ, मतलब कि अच्छा, शाम का कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस कुछ नहीं है? नहीं, वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है लेकिन दूसरे दिन सुबह होता है। मतलब कि मैं अर्ली राइजर हूँ। कितने बजे? 5 बजे।
सुबह 5 बजे पोस्ट मार्केट एनालिसिस, उसमें सिर्फ इंडिया की मार्केट देखते हो या बाकी? नहीं, मैं उसका रीज़न यही है कि जब सुबह उठते हैं 5 बजे तो बाहर का मार्केट भी सारा बंद हुआ होता है। करेक्ट। तो बाहर रात को क्या हुआ वो अपने को पता चल जाता है। फालतू की झमेला रात को बैठ के यूएस मार्केट या नहीं, एसजीएक्स वो सब देखो, देखने। सुबह उठ के आके सारे इकट्ठे देखो। 3:30-4 बजे के बाद मतलब कि छोड़ देते हैं कि अब छोड़ो, जो कल ही देखेंगे। सुबह 5 बजे उठते हैं आप, 5 बजे और उठते ही क्या उठते मार्केट सारे पहले खुल कंप्यूटर, जाते हैं? हाँ पहले दो ही, सारे नहीं, 2 ही है मेरे दो मशीन है पास, 2 स्क्रीन है। ठीक है। तो दोनों खोल लेते हैं और उसी में अपनी जो स्टॉक्स होती हैं, एसजीएक्स देखा, यूएस मार्केट देखा, यूएस मार्केट देखते हैं, जीएक्स देखते हैं, फिर निफ्टी के सारे सेक्टर्स देखते हैं कि कल सेक्टर्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी सुबह 5 बजे ऐसा कुछ अचंभा हुआ है कि अरे ये क्या हो गया यार, कल तो ऐसा लग नहीं रहा था? ऐसा बहुत बार होता है जैसे, लेकिन ठीक है, एक तरह से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि फ्रेंड्स काफ़ी यूएस वगैरह में भी हैं, तो उन लोग भी रात को व्हाट्सएप तो भेजते रहते हैं कि ये डेटा आया, ये डेटा आया। अच्छा। तो प्रिपेयर्ड तो रहते हैं कि ठीक है ये डेटा आया तो हो सकता है इस तरह से रिएक्ट करे या इस तरह से रिएक्ट करे, लेकिन एक मन में शांति ये रहती है कि यार तुम्हारा पोजीशन जो है, ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो तुम पूरे पुक्कड़ हो जाओगे। अपनी पोजीशन साइज मेंटेन्ड है, सब मेंटेन्ड है, ठीक है। मैं एक्चुअली यही सवाल था कि अगर जो पोजीशन ले रखी है, और आपने कहा मैं 2 3 4 दिन की पोजीशन लेता हूँ एट मैक्स, तो जो और पर आपका रिस्क रिवॉर्ड, मेरा सवाल वैसे मैं खुद ही आंसर कर देता हूँ आपके लिए, कि आपका रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट मतलब सॉर्टेड है पहले से ही, कि आप 8% आप कह रहे हैं, जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज में जैसी है तो कट लेते हैं आप। ओके, तो वो टेंशन नहीं होती है। तो टेंशन की बात करूँ अगर मैं, तो डू यू बिलीव कि आप एक रिलैक्स ट्रेडर हो, बिना फालतू के झंझट के या कुछ भी, या आते हैं ऐसे स्टॉक मार्केट के झमेले कुछ? नहीं आते। 2019 के बाद 19 के बाद तो बहुत लोग आए हैं झमेले लेके, हम लोग, आपने छोड़ दिया झमेला लेना? मतलब कि 2019 के बाद शांति हो गई है। क्या ऐसा क्या हुआ 2019? मतलब कि उतना मतलब कि 2019 जब उस समय 17-18 जिस समय 3-4 साल पहले की बात है, जो उस समय मार्केट के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब पूरे दिन देखना, रात को देखना। अच्छा। तो फिर बाद में एक अपने आप को आप एग्जॉस्ट कर लेते हो, ठीक है। अब ऐसा एक समय ऐसा आ गया था कि आप मार्केट से पूरे बर्न आउट हो गए कि यार ये क्या हो कितना रहा है। एक दिन में कितना घंटा आपने मैक्सिमम? 7-8 घंटे, और 7-8 उसके बाद घंटे। हाँ, मार्केट बंद होने के बाद भी और फिर 1-2 घंटे डाल दें। अच्छा। तो और उसके बाद सीख भी रहे हैं, और उसके बाद अपने पापा का धंधा, ओ, तो पूरा बर्न आउट, मतलब कि अब ऐसा हो गया था कि ना इधर के काम करने की इच्छा, ना उधर की काम करने की इच्छा। तो फिर बोला कि नहीं, अब यार अपना मेथड सेट है, तो इधर उधर क्यों हाथ पाँव मारे। ओके, बट डू यू थिंक कि अगर किसी को इस बेस पे एक एक्टिव इनकम बनानी हो जिस तरह से आप जीते हैं, पर उसके पास कोई और सोर्स ना हो, क्या वो पॉसिबल है? मतलब मैं थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा रिस्ट्रक्चर और करता हूँ अच्छे से। मतलब रिलैक्स माइंडसेट, सॉर्टेड आपका सेटअप, सॉर्टेड साइकोलॉजी, और ठीक ठाक प्रॉफिट, जिससे एक लिविंग निकाली जा सकती है एक परिवार की। क्या ये पॉसिबल है? सर, ये आपकी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करती है। अब देखिए, जैसे पहले जो अपने डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट से जो बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, वो कंटिन्यूसली 20% के आसपास, जिनका कैगर जिसे बोलते हैं, हाँ, वो रहता है। 20% भी मैं हायर साइड में बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज किसी साल आपने 50% कमा लिया, किसी साल आपने 10% कमा लिया, किसी साल आपने 20% कमा लिया, किसी साल आपने 5% कमा लिया, किसी साल माइनस हो गया। तो अगर आप ऐसे एवरेज लो तो 10-20% के आसपास अगर आप बनाते हो तब तो पॉसिबल है। अब आप बोलोगे कि 20% मेरे को बनाना है, राइट, और मेरे को चाहिए कि हर साल मेरे पास 25 लाख रुपए आ जाए, ठीक है। मतलब कि मैं 25 लाख रुपए, 1.25 करोड़ के कैपिटल पे 25 लाख। हाँ, आप एनुअल इनकम, बस यही चीज़ है। मेरी एनुअल इनकम मुझे 25 लाख चाहिए, तो आपको कितनी कैपिटल चाहिए, उसको into 5 कर दो। अब उतना होना चाहिए तो जाके शायद पॉसिबल है। और उसके बाद भी सर ऐसा होता है कि 1.25 करोड़ आपके पास है, तो क्या एक साथ आप मार्केट पूरा का पूरा नहीं लगा सकते ना, तो सारा ही है। कम से कम 5-10 करोड़ हो, 5-7 करोड़, उसमें से 1 करोड़ लगा सकता है बंदा, 20% अपना कैपिटल, उसमें फिर 20% आगे आएगा। पैसा पैसे को बनाता है सर। आज कोई भी माने नहीं माने, या आउटराइट जो है सही बात है, करेक्ट,
ये मैं फील करता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पास शायद अगर पैसा नहीं होता या अगर शायद मैं लाला नहीं होता जो मैं बोलता हूँ तो शायद मैं स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा नहीं कर पाता। ये वैसे मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि मारवाड़ी कम्युनिटी, ये मैंने सुना है वैसे कल परसों भी, उनका तरीका ही अलग होता है स्टॉक मार्केट को देखने का? सर अभी भी पापा बोलते हैं कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ। मेरे को अभी भी बोलते हैं। क्या लग रहा था मोबाइल पे, ये अच्छा धंधा बना के दिया, हाँ, करो इसको। क्या क्या करते रहते हो पूरा दिन, क्या ये क्या अतरंगी चीज़ हरा लाल क्या चला के रखे हो, सुबह सुबह क्या उठ के बैठ जाते हो। मैं आज भी सुन रहा बट आपने उनको चेंज करने की कोशिश नहीं की? हूँ, उससे नहीं चेंज होंगे। जब हम नहीं बदले तो वो कैसे बदलेंगे? ये भी बात सही है। आप पता है क्या, आप मुझे बहुत सॉर्टेड लग रहे हो, रिलैक्स लग रहे हो। तो मेरे को पता ही है आंसर कि अगर मैं पूछूंगा कि 2030 में अगर भरत जी से मैं पूछूँ क्या कर रहे हैं या कुछ चेंजेस कर रहे हैं लाइफ में, तो एक तो आंसर है कि वो सॉर्टेड है एंड ही विल कंटिन्यू डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग। जो वो कर रहे हैं, कैपिटल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड शायद उतना ही रहेगा, तो मॉनेटरी वैल्यू बढ़ जाएगी प्रॉफिट की। लेकिन कुछ और तो सोचा होगा ना? नहीं सर, मतलब कि देखिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता ना। कोई विजन, कोई थॉट कुछ प्रोसेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गोल, कुछ ना? नहीं। मतलब कि जो अभी है लेट अस एंजॉय दैट, और आगे क्या होगा नहीं होगा ठीक है। अभी अपना लाइफ सॉर्टेड है ना, पापा का धंधा है, गाड़ी है, रहने के लिए छत है, एवरीथिंग। पापा का धंधा मान लो एक अलग यूनिवर्स में कि पापा कहते हैं कि बेटा या तो स्टॉक मार्केट या धंधा, क्या करते? धंधा, चाहे कोई भी सेपरेट हो, चाहे जितना भी। सच तो सच है। सच सच है। क्यों? मेरे को लगता है कि जो अपना धंधा है या जो भी बिजनेस है पूरा सॉर्टेड आउट है, ठीक है। इसमें इनकम मैं जानता हूँ कि किस तरह से जनरेट होती है, रेगुलर बेसिस पे है। ROI जो है एकदम पूरा मेंटेन्ड है, हाँ ठीक है। पूरा धंधा ऑलमोस्ट जो है ऑटोमेटेड है, हाँ, मतलब ठीक चल रहा ये है, सेटअप बना हुआ है। ये सेटअप बना हुआ है। हाँ। और यहाँ पर एक आपकी इनकम फिक्स नहीं है ना। किसी जैसे मैंने कहा किसी साल 10% बन गया, किसी साल 100% बन गया, किसी साल तो माइनस। बिजनेस में भी तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एस्टैब्लिश्ड है ना सर, लार्ज कैप उस हिसाब से है। हाँ जी। तो ये, लेकिन स्टॉक मार्केट छूटेगा नहीं। लेकिन अगर गिवन अ चॉइस, गिवन चॉइस थोड़ी है ये। हाँ। ये तो अल्टीमेटम है। हाँ अल्टीमेटम है, तो फिर धंधा। मतलब उस हिसाब से रिस्क यू वांट। तो आपकी जो स्ट्रेटजी भी है वो भी रिस्क अवर्स है, मतलब रिस्क से बची हुई है। दैट कम्स फ्रॉम द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, कि आप भी एक रिस्क अवर्स है। आपके पिताजी ने आपको मौका दे दिया इसलिए आप कर रहे हैं। एकदम। अगर वो मौका नहीं देते तो नहीं करता, तो आप नहीं करते। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सर। अगर आज पापा बोलते नहीं देंगे पैसा, सीखेंगे कहाँ से सीखेंगे। और कैपिटल लगाएंगे कहाँ हाँ, से? क्या करें, पढ़ाई कहाँ से करते, किससे ट्रेनिंग लेते? तो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल करके अपनी एक कहानी रोंदे वाली बनानी है नहीं। कि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर मैंने खुद से इतना कमाया, स्टेशन पे फिर मैंने सोया। प्रॉफिट वो ठीक है, बट हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई कर सकता है, करना भी चाहिए, बट जिस हर एक को नहीं करना है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल करना पड़े। खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। बस है। आपका आपका अल्टरनेट है तो क्या दिक्कत? आपका जो खुद का लिविंग है, खुद का रहन सहन है, वो स्टॉक मार्केट से पैसे से चलता है या वो अपने धंधे से चलता है? अभी तो पापा के पैसे पे ही मजा कर रहे हैं। पर थोड़ा बहुत तो है ना आपके पास। हाँ, जैसे पापा कहते हैं कि बेटा दाल रोटी मैं दे दूंगा, पनीर आइसक्रीम अपने पैसे से। हाँ, तो वो ठीक है ना। हाँ। बेस पापा देते हैं, उसके ऊपर की सारी लग्जरीज अपन खुद पैसे से बना रहे हैं। कोई मटेरियलिस्टिक और अच्छी बुरी बात नहीं है, मटेरियलिस्टिक कुछ बंदे को होता है, मेरे को ये बनाना है अपने पैसे से, कुछ नहीं। मैं आपको एक बहुत फन फैक्ट बताता हूँ। अरे आप झुंझुनवाला हैं। सर वही तो दिक्कत है। तो फिर आपको लोग नहीं कहेंगे कि वहाँ कहाँ राकेश झुंझुनवाला जी का एग्जाम्पल, एक बेंचमार्क सेट कर दिया आपको। नाम भाई है हम लोग, सिर्फ आगे और उसके आगे कुछ नहीं। ना उनसे जैसा महान बन सकता हूँ, ना उनके जैसा रिस्क ले सकता हूँ। एक पेन पैक में मतलब मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि लोग दिखाते हैं तीन फॉरेन गाड़ी, 4 इंटरनेशनल गाड़ी, ये इन्होंने मर्सिडीज के आगे खिंचाई, BMW की खिंचाई, रोल्स रॉयस का खिंचाई, और कितने दिन से दुबई में जाके, कितने दिन से ट्रेड कर रहे हो? 4-5 साल में। तो मैं यही सोचता हूँ यार, या तो अपने जो 5 साल, जो 10 साल 15 साल हमने गंवाए हैं। हम तो पूरा पागल थे जो सीख रहे थे। बस वही हम लोगों ने धूल चाटे हैं। असल पैसा तो ये लोग बना रहे हैं। नहीं, कर वो भी यही रहे हैं। दूसरों की गाड़ी में जाके फोटो खिंचा के आ जाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, और फिर जाके कोर्स बेचते हैं और फिर जाके पैसा कमाते हैं। आए उस पैसे से चाहे सेंटर ही, बट चलो अपनी सोच है। यही है सर, मटेरियलिस्टिक ठीक है, कोई वैसा नहीं है। कोई चीज़ के लिए हाथ नहीं बंधा है,
कि आज जो करना है अब मतलब कि अगर आप बोलो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसको बोला जाता है ना, लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब बड़ी गाड़ी खरीद लिया या बड़ा बंगला ले लिया या फॉरेन टूर जा रहे हैं या कहीं वाइट सैंड बीचेस पे, मतलब उतना पैसा कमा लिया कि ज़िंदगी आप चला सको बिना ज़्यादा काम किए। नहीं, मेरे ख्याल से फॉरेन मेरे लिए डेफिनेशन ये है कि कोई चीज़ मैं खरीद सकता हूँ, उसके लिए मुझे प्राइस टैग ना देखना पड़े। नहीं, अच्छा, वो भी नहीं, कोई चीज़ मैं खरीद सकता हूँ लेकिन नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो निर्वाणा है। नहीं, निर्वाणा नहीं सर, ये आज देखिए जो कलकत्ता में रहते हैं वो जानते हैं कि अच्छा, सारा कोलकाता जानता है। नहीं, मेरा ऑफिस जो है वो बड़ा बाजार में है, मतलब कोलकाता का एक बड़ा बाजार, कंजस्टेड एरिया है बड़ा बाजार। तो अगर मैं वहाँ पर ना साइकिल, रिक्शा, ठेला ये सब चलता है, तो अगर मैं वहाँ अगर BMW लेके जाता हूँ तो कोई वाकई मारता है या कुछ करता है, इसी में लगे रहेंगे बस। तो फिर जब मुझे मालूम है कि मेरा वहाँ पर जो मेरी होंडा है या मेरा जो स्विफ्ट है उससे काम हो जाएगा, तो क्यों? नीड्स और वांट्स में क्लैरिटी है, और वांट्स में भी क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और सही मार्केट में मार्केट से इतना पैसा भी नहीं है जो इस तरह से मैं 4-5 अगर जो बोलता हूँ ना ये BMW खरीद। वो तो आप देखो दो तरह के करियर्स में हो तो ऑब्वियसली आप कैपिटल भी उतना लगा रहे हो, आप ट्रेड भी उतना ही कर रहे हो जितना तो दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि इससे भी क्या सीखा जा सकता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मार्केट का पैसा निकाल के ऐसा बात नहीं कि हम ट्रेड कर रहे हैं तो आज 2 करोड़ की कैपिटल है तो इससे हम लोगों ने 10% बनाया तो फिर इसी को वापस 2 करोड़ 20 लाख कर दिया अगला साल, ऐसा नहीं है। वो जो कैपिटल एलोकेट की है वो एलोकेशन वही रहती है। अच्छा, और बाकी ऊपर के जो पैसे हैं वो हम भी लार्ज कैप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में हम भी डालते हैं। अच्छा, तो वो भी चलता है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है थोड़ा। अब वैसे नंबर्स मत दीजिए बट वैसे आप बताइए कि किस तरह से करते हैं। फिर जैसे अपना जो जितना पोर्टफोलियो एलोकेटेड रहता है समझिए आज 1 करोड़ रुपए ट्रेडिंग के लिए अगर रखे हैं, हाँ, तो इसके ऊपर जितना बनता है, जब मान लो कि 20 लाख बन गया, 20 लाख बन गया तो वो 20 लाख निकाल लेते हैं अकाउंट से, निकाला, और उसके बाद जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स, अच्छा, जैसे TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, रिलायंस हुआ या टाटा मोटर्स हुआ, इनमें और जैसे निफ्टी के जो निफ्टी 20 है ये हम ले लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट में चला गया, इन्वेस्टमेंट में चला। कितने समय से हो रहा है ये करीबन 5-7 साल से 7 साल। वाओ, तो इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव रिटर्न्स, कंपाउंडिंग रिटर्न्स। और ये एक सिंपल, जिनको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है ना, जिनको लगता है कि नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान लेकर या बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर से करना है, नहीं वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप टॉप 5 कंपनीज़ है ना जो लार्ज कैप कंपनीज़ है, टॉप 5 कंपनीज़, उसमें अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो कुछ, और निफ्टी 20 में, ये 6 चीज़ में अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, आने वाले 15 साल या 20 साल में आप इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी से ज़्यादा ROI बना लोगे परसेंटेज में। कुछ ज़रूरत नहीं आपको और ना इसमें कोई ज्ञान की ज़रूरत, ना चार्ट का ज़रूरत, ना बैलेंस शीट की ज़रूरत, ना टीवी का ज़रूरत, ना हम जैसे एनालिस्ट की ज़रूरत, कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आपका ट्रेडिंग का कैपिटल फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट का कैपिटल ट्रेडिंग के रिटर्न्स के साथ बढ़ता जाता है, बट ट्रेडिंग का कैपिटल भी कभी ना कभी धीरे धीरे बढ़ता ही होगा ना? नहीं सर, मैं नहीं बढ़ाता हूँ उसको, बढ़ाते ही नहीं हो? नहीं, क्योंकि कितना लगा दे, मतलब कि ये तो फिर खुला कुआं है, अगर आप वहाँ पर अपने आप को रोकोगे नहीं तो 1 का 1.5 का 2 का 5 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर जो मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न दे सकती है 1 साल में, तो आपका सालों साल का है वो ट्रेडिंग से भी मोर और लेस, अगर मार्केट अच्छी जा रही है पूरे साल तो दोनों लेवल पे अच्छा देगी। नहीं तो आप ट्रेडिंग में कितना लगा सकते हो, कितना मेंटेन कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कितना मैनेज कर सकते हो? हाँ, मतलब जैसे मैं 5 पोजीशन से ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकता या 6 पोजीशन से ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकता, नहीं फिर तो अब ये 6 पोजीशन में आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर दोगे? एग्जैक्टली, काफ़ी मज़ा आया भरत जी। आपकी लाइफ के साथ साथ आपकी स्टॉक मार्केट की जो सोच है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, और साथ में फैमिली के साथ भी आपने कैसे इस चीज़ को खुद ही 1 मैन आर्मी बन के मैनेज किया शुरुआत में स्पेशली, और अभी भी कर रहे हैं। और आपको ऑनेस्टली आप कह रहे हो कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग बोथ साइड्स, दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, घर वाले भी खुश हैं, बट एट द सेम टाइम इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम ट्रेडर बनना है, और बनना भी है तो देखना पड़ेगा बैकअप है या नहीं आपके पास। बैकअप है तो ज़रूर आप दोनों तरफ कर सकते हो, अगर बैकअप नहीं है तो भैया पंगा मत लो,
स्टॉक मार्केट शुरुआत में तो एटलीस्ट 3-4 साल में तो शुरू में तो नहीं दे पाएगी कुछ, इतना तो नहीं दे पाएगी कि आपको खुद से आप अपने परिवार को भी चला सको। 2 साल टिपिकली आप सब भूल करोगे। जो ट्रेडर्स गलतियां करते हैं, पहले 2 साल आप वो सारी गलतियां करोगे, चाहे आप सीख रहे हो किसी से, चाहे आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो। एग्जैक्टली। वो लर्निंग कर्व जो है वो हर एक ट्रेडर को वो जाना ही पड़ेगा, गुजरना ही वो पड़ेगा। हाँ, जर्नी जो है वो करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है कोई ऑप्शन नहीं। तो कोई अगर ऐसा सोचता है ना कि मैं इससे सीख लूँ तो मेरे को शायद नुकसान नहीं हो, या मैं इससे सीख लूँ तो मैं जल्दी सीख जाऊँ ना। मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग के बिना भी रहा जा सकता है और ऑप्शन ट्रेडिंग के बिना भी रहा जा सकता एकदम ऑप्शन, फ्यूचर्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सब के बिना बिल्कुल रहा जा सकता है। ये है। दुकानें बंद हैं, हाँ जी, इसमें हमारा देखना नहीं है, हमारा ऐसे करके निकल जाएंगे हम। एकदम ज़रूरी नहीं है। कैश मार्केट ही इतना अच्छा खासा टर्नओवर बहुत है। अच्छा। अगर आप टेक्निक्स मेथड के ऊपर है, आप यूज़ करो, अपने आप को उस पर ढालो और करो। जाते जाते एक सवाल मैं पूछता हूँ कि एक टाइम था जब मार्जिन मिलता था इंट्राडे में, इफ़ यू रिमेंबर, 30, 40, 50 गुना मिलता था, तो आप पोजीशन लेते थे उस हिसाब से? तो भी मार्जिन उठाते थे? उठाते ही नहीं थे एवर, कभी नहीं? मैं मेरे पास जितना फंड होगा मैं उतना ही लूँगा। इंट्राडे तो ट्रेड करना ही नहीं है, तो वो तो मेरा वही है, और उसके बाद जितना फंड होता है उतना ही ले लेता हूँ, उससे क्यों 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 उल्टा गया तो रिस्क नाम की चीज़, पहले रिस्क, क्योंकि इतने थप्पड़ पड़ चुके हैं ना। नहीं, कई लोग तो आते हैं मार्केट में लाख रुपए देके जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा अभी निकाल के दिखाता हूँ मैं, तो उनको रिस्क रिवॉर्ड की समझ होती नहीं है और बहुत ज़्यादा आगे चल के पता उनको रिटर्न की भी समझ नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग शुरू में जब ट्रेड करते थे ना, जिस समय ब्रोकर्स जो आपका डीलर होता था, हाँ, आपके पास आता था रात को, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट लेके आता था। अच्छा, वो प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट नोट लेके आता था, उसमें आप नीचे साइन करते थे, वो फाड़ के नीचे वाला पोर्शन ले जाता था और आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दे के जाता था। तो जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट नोट खोलते थे ना, तो उसमें आपको वो STT, एक्सपेंस, ब्रोकरेज सब दिखते थे। अभी तो सब डिजिटल हो गया है, हाँ, और आपको ना वो ब्रोकरेज दिखता है, ना वो आपको STT दिखता है, ना वो डीमैट से जब इन आउट हुआ पैसा उसका जो चार्ज लगा। अरे कई लोगों को तो यही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है उनके मेल ID पे, कुछ होता है सीरियसली। और ये अच्छा, इसके बाद देखिए, आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, 30% टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, अगर प्रॉफिट होता है तो वो सब तो लोग देखते नहीं। मतलब आपका 2% तो यहीं चला गया, और आप 2% निकाल के क्या बोल रहे हो कि मैंने 2% का, 2% तो आपके खर्चे में चले गए। तो यार कॉन्ट्रैक्ट नोट तो कम से कम देख लो कि अंदाजा लग जाएगा कि कितने पानी में वो कहाँ तक हो। चलो होपफुली इस पॉडकास्ट के बाद इतनी समझ तो आए, स्पेशली उन बिगिनर्स को जिनको नहीं पता, वैसे काफ़ी को पता होता है बट शुरुआती लोगों को नहीं पता होता। बट थैंक यू सो मच भरत जी, इट वॉज रियली वंडरफुल ऑफ यू, माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। आपने इतना अपनी ज़िंदगी खोल के रख दी, बहुत अच्छा लगा समझ के, सीख के। मेरा प्लेजर है सर।